ऑन करके छोड़ रखा था? नहीं, ऐसे ही था। ओके, शुरू करें? चलिए, तो आज हमारी पहली क्लास है एस जयशंकर की। किसी ने ये बुक देखी, पढ़ी, ली है? पढ़ी है? अभी ली है, राइट। सो आज हम इस बैच को शुरू करते हैं, राइट। आप लोग गुरुकुल में ये इंटीग्रल पार्ट है, तो अभी मन में आ रहा होगा कि सर ये शुरुआत में ही ऐसी खतरनाक किताब क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है? हम अच्छा भला आ रहे थे तो और खेल कूद के चले जा रहे थे, ठीक है। कुछ लोग अब्सेंट भी हो जा रहे थे एक दो बार बीच में। अब चलो, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है, मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है, वो अक्सर मुझसे पूछता रहता है। तो जैसे ही मैंने कहा गजोधर हम लोग आज ये पढ़ेंगे, द इंडिया वे, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, तो गजोधर ने कहा कि सर जैसा हमेशा ऐसा होता आया है कि जैसे मैंने कोई क्लास शुरू कर दी तुरंत गजोधर क्या करता है, अपना एक क्वेश्चन दाग देता है। आज भी उसने कहा कि सर जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा, हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं, ठीक है, तो सर हमें ये बुक क्यों पढ़ा रहे हो? और पूरे देश में बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं, इतनी मोटी किताब आप हमारे हिस्से में क्यों दे रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो लॉजिक है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से पूछा आप लोग न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हो, पता चला उलझे हुए कि सर न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कितनी खबरें न्यूज़पेपर में निकाली आज? एसईओ निकाल लिया होगा, सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने भारत का झंडा, उसका अपमान किया, उसके बारे में आग लगा दी वहां के दूतावास में, इसको थोड़ा निकाल लिया होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ ने कुछ दे दिया, और उससे भी बड़ी खबर हुई कि एससीओ मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ जो ग्रिल किया कायदे से, ठीक है। तो अब कई खबरें एक साथ आ रही है, लेकिन ये खबरें हैं क्या, ये खबरें क्या चीज? और उसमें एक न्यूज बड़ी अच्छी आई है, जैसा कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, पहला ही एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हैंडल विद केयर। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का पहला सिद्धांत क्या होता है? हैंडल विद केयर। जैसे होता है ना शीशे का सामान, अगर वो गिर जाए तो टूट जाएगा। तो सवाल ये है, ये मल्टीपोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन मल्टीपोलर वर्ड? हु इज नोन एज सुपर पावर? बाइडेन के तो डोले शोले भी नहीं है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह समझते हैं। तो ये क्या चीज है कि ये जो आईआर है, जैसा हमारे गजोधर ने पूछा कि हम नन्हे मुन्ने बालकों को इतना कठिन सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो अब यहां से हम करते हैं शुरुआत अपनी कहानी की कि एक्चुअली में क्या होने जा रहा है। तो कहानी हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। अब उसने क्वेश्चन हमसे पूछा तो मुझे जवाब तो देना ही था, ठीक है, कि भाई इतनी खतरनाक किताब क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी आप लोगों ने एक बड़ा बढ़िया दिवस मनाया, तो मैंने इसका सवाल का जवाब कुछ इस तरह से रखा है कि दुनिया में सबसे महान राजनीति विज्ञान के शिक्षक कौन हुए? किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मैंने गजोधर से कहा, गजोधर ये बताओ, कोई डाउट है इसमें कि तुम्हें दुनिया के सबसे महान राजनीतिक शिक्षक यानी टीचर जो है पॉलिटिकल साइंस के कौन थे? तो गजोधर ने कहा कि आचार्य ही थे। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्यों आचार्य, क्यों? भाई आज की डेट में बहुत से आईआर को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, सिद्धांत हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आचार्य थे उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। यहां तक कि आचार्य भारतीय इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने गुप्तचर संस्था बनाई थी। आपको पता है कि विष कन्याओं का प्रयोग किया था अपने शत्रुओं को मारने के लिए। पहली बार, जैसे आज हम रॉ, मोसाद, इनका नाम सुनते हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि तमाम जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, कनाडा में और ये। और एक बात निकल कर आ रही कि भारत की खुफिया एजेंसी ये काम कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है, मोसाद, इजराइल की जो मोसाद है वो हमेशा यही काम करती है, केदान उनकी एसेसिनेशन यूनिट। तो दुनिया भर की जो गुप्तचर एजेंसी होती है, MI6, ठीक है, CIA, उनका काम होता है कि जो देश के ऊपर एक ऐसा लगता है कि हमारे थ्रेट हो सकते हैं, खतरा हो सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको हटाने के लिए वो इस तरह के कार्य करती है। हमेशा से ये होता चला आया है। तो आचार्य तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए पूरी एक गुप्तचर एजेंसी बनाई थी और गुप्तचर के नियम बनाए थे। यहां तक कि उन्होंने विष कन्याओं का प्रयोग किया था बचपन से ही
कुछ गर्ल्स को जो है वो हल्का हल्का विष दिया जाता था, अगर वो किसी को काट ले या अगर वो अपने जहर का प्रयोग करे तो वो व्यक्ति मर जाता था। तो इस तरह का भी उन्होंने प्रयोग किया और बताया कि राज्य केवल आदर्श से नहीं चलता है। मैकियावेली आगे चलकर वेस्टर्न में यही बात कहते हैं कि राज्य केवल आदर्श से नहीं चलता है, राज्य जो है वो व्यवहार और रणनीति से चलता है। रण का मतलब होता है जहां युद्ध लड़ा जाए, और नीति का मतलब होता है उन नियमों से। तो विदेश नीति और रणनीति के बीच में बड़ा अंतर होता है, यानी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो विदेश नीति क्या होती है? किसी भी राज्य का सिद्धांत होती है कि भारत ऐसा होगा, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हर राष्ट्र का अपना एक विदेश नीति होती है। लेकिन ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस किताब का क्या नाम है? परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, द इंडिया वे इन द चेंजिंग वर्ल्ड। तो रणनीति यानी ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, यानी ये किताब बड़ी प्रैक्टिकल है। और जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि एक टीचर आईआर के और एक आचार्य खड़े हैं, आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? आईआर के लिए किससे पढ़ना चाहोगे? वो व्यक्ति जिसने इंस्टीट्यूशन खड़े किए, वो व्यक्ति जिसने अपने पूरा एक अखंड भारत खड़ा कर दिया, साम्राज्य खड़ा कर दिया, उन नियमों को प्रैक्टिकली यूज किया। तो कुछ कहानी ऐसी है कि एस जयशंकर साहब का जो करियर है वो एज ए इंडियन फॉरेन ऑफिसर के साथ साथ विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत डिस्टिंग्विश करियर है। और इन्होंने इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो डिप्लोमैट बन के जाते हैं जयशंकर साहब, तो यूएस में एक 123 एग्रीमेंट हुआ। जब इंडिया ने 1998 में पोखरण किया था, तो पोखरण में क्या हुआ था? अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगा दिया, ठीक है। तो अमेरिका ने जब बैन लगा दिया तो हमारी डीआरडीओ पे बैन है, हमारी चीजों पे, हमें पूरी दुनिया से काट के अलग कर दिया। एस जयशंकर साहब ग्राउंड पे काम करते रहे, वही अमेरिका भारत आता है और भारत से कहता है कि हम 123 एग्रीमेंट करेंगे। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? जानते हो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी खास बात लिखी है कि अमेरिका उस किसी भी देश के साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर सकता। बड़ी बात ध्यान से सुनना, उस किसी भी कंट्री के साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर सकता जो एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर ना हो। ये उसका एक जो है वो उसके संसद की बात है, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता है, बात नियम में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता है। और 123 एग्रीमेंट यही था कि भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अभी भी भारत कोशिश कर रहा है, चाइना आने नहीं दे रहा भारत को, और उसके बावजूद अमेरिका आता है और भारत के साथ न्यूक्लियर डील करता है। और न्यूक्लियर डील होते ही पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर डील इंडिया और अमेरिका का मतलब हो गया कि ये पावर सेंटर मूविंग टुवर्ड द साउथ एशिया। लेकिन जैसा कि होता है कि बहुत अनसंग हीरोज होते हैं, ठीक है, वो हीरो जो सबसे बड़े थे उस समय वहां पे जो हमारे एम्बेसडर, जो सारा स्ट्रैटेजिक काम उन्होंने किया था, एस जयशंकर साहब ने किया। कुछ ऐसा ही हुआ चाइना में। जब ये चाइना में गए तो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ते चले जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था चाइना अपने एग्रेशन में, उस समय चाइना की जो इकोनॉमी थी वो बहुत प्रॉस्परस हुआ करती थी, और चाइना एग्रेशन होता चला जा रहा था। वो अंग्रेजों के समय हुआ तिब्बत की डील को उसने मना कर दिया। भारत से 1953 के आसपास एक बहुत बड़ी गलती हुई, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत उसने तिब्बत को अपना हिस्सा मान लिया और हमने स्वीकार कर दिया। दलाई लामा को एग्जाइल में जाना पड़ा, और नतीजा हुआ कि जो बफर स्टेट था, यानी हमारे और चीन के बीच में तिब्बत जो था एक बफर था, जैसे तारों को जोड़ने से प्लास्टिक रोकता है, उसका रबड़ रोक देता है, तो वो खत्म हो गया। चाइना एकदम हमारी बाउंड्री तक आ गया। अब चाइना बाउंड्री तक आ गया तो वो कह रहा देखो मंगोलाइड लोग हैं हम लोग, अरुणाचल में भी मंगोलाइड लोग हैं, नृजातीय एंथ्रोपोलॉजिक रूप में, तो बोला अरुणाचल भी हमारा हिस्सा है। भारत का प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो चाइना उस पर आपत्ति लगाता था। बॉर्डर बहुत टेंशन होने लगा, चाइना के पास बेहिसाब पैसा हो गया, और चाइना ने एक नई पॉलिसी को जन्म दिया जिसको बोलते हैं चेकबुक पॉलिसी। चेकबुक पॉलिसी एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है। तो मेरी जो ये क्लासेस हैं वो आपको प्री, मेंस, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, इंटरव्यू और तमाम तरह से एक नई ओपनिंग आपको देगी, और क्यों देगी वो भी समझाता जा रहा हूं। तो चेकबुक पॉलिसी क्या होती है, अब नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे समझेंगे? तो तुमने वो पिक्चर देखी होगी, समझाता हूं। उसमें एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की से प्यार कर लेता है, तो फिर जो लड़की का बाप होता है बुलाता है, यहाँ आओ मिलना है, तो फिर गाना वाना होता है, शायद मेरी शादी का ख्याल, तो वो गाना वाना होता है। लेकिन वहां जब पहुंचता है तो उसका बाप जो होता है वो बैठा होता है रुपयों का बैग लेके, चेकबुक लेके बैठा होता है।
बोला दिखाता है, देखो मेरी बेटी कितनी अमीर है, ये वो दुनिया भर की बातें करता है। तुम क्या करते हो? तो कुछ नहीं करते, वो गरीब गरीब हैं, गाना वाना गाते रहते हैं। बोले कैसे रखोगे? तो बोले ये लो साइन कर दो, जितना मन करे उतना रुपए भर दो और मेरी बेटी को भूल जाओ। तो एक्चुअली चेकबुक पॉलिसी यही है। उसके पास इतना पैसा है कि वो कंट्रीज से कह रहा है कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते, पोर्ट डेवलप नहीं कर सकते, रोड्स डेवलप नहीं कर सकते। बोलो अपनी नदी, अपनी जमीन, अपने पोर्ट्स मुझे दे दो और इसके बदले लो 99 साल के लिए कर्जा। वो चेकबुक है। तो वो क्या करता है? उसके प्यार की कीमत लगाता है। तो ये उस कंट्री की कीमत लगा देता है। अफ्रीका जाता है, अफ्रीका से कहता है कि भाई हमारे पास लैंड कम हो रहा है। इथियोपिया जैसे देश जो दाल पैदा करते हैं, प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा लैंड हमें दे दो। चाइना से कहता है कि आप हरमुज से, कराची पोर्ट से उठाओ और सीपीईसी चाइना तक पूरी एक जो है एनर्जी और रोड हम लिंक दे रहे हैं। सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सबसे बड़ा कटोरा है पाकिस्तान का। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, उसी के दम पे काम चल रहा है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसके पास पैसा है। हम्बन टोटा जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, बोला पोर्ट हमें चाहिए। उस देश के पास पोर्ट डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं, पैसे नहीं है। चाइना कह रहा है हमसे लो यार, बोला कहां साइन करना है। तो इसको बोलते हैं चेकबुक पॉलिसी। तो याद रखना, तो जैसे वो लड़की के प्रेमी को बुलाता है ना कि मेरी बेटी को भूलने के क्या लोगे, तो चेक फेंक के मारता है। ये सबको चेक फेंक के, बांग्लादेश, नेपाल, जो देश अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते उनको बेहिसाब पैसा दे रहा है, लीज पे दे रहा है, देश खरीद रहा है। ये कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तुम लोगों ने डेब्ट ट्रैप ऑफ चाइना सुना होगा। तो वो भारत की तरफ भी आया जब उसने ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। अब ये वर्ड तुम लिखो, ये मेरी कहानियों के कैरेक्टर है। जैसे मैं कहानियां सुनाऊंगा ना, तो तुम ये आदि पुरुष वाले डायरेक्टर की तरह बिहेव मत करना, तुम रामानंद सागर की तरह बिहेव करना। आदि पुरुष का डायरेक्टर क्या था? वो आया फॉरेन से पढ़ के, रामायण पढ़ के। तो उसने राइटर को बोला पिक्चर बनाएंगे हम लोग रामायण मॉडर्न। बोले हाँ बनाएंगे। बोले कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने लगा। बोले मेरे कुछ क्वेश्चन। बोले क्या? बोले ये बताओ दुशासन ने सीता का अपहरण क्यों किया? बोला सर दुशासन ने नहीं किया था, रावण ने किया था। अच्छा, बोले रावण ने सीता का अपहरण किया, माता सीता का, तो ये बताओ कि भीम ने क्यों पटक के मारा उसको? बोला नहीं नहीं सर, भीम तो महाभारत में है। अच्छा, भीम महाभारत में है तो श्री कृष्ण उपदेश क्यों देने लगे जामवंत को? बोले अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है तो फिर राम को सुपर्णखा को खोजने वो क्यों जा रहे थे? बोले वो सुपर्णखा खोजने नहीं जा रहे थे, माता सीता को खोजने जा रहे थे। तो वो बेसिकली क्या है कि कैरेक्टर्स को अगर आप नहीं जानोगे, बेचारा विदेश से पढ़कर आया तो उसने आदि पुरुष बनाई है, ठीक है, उसने कुछ ऐसा ही बनाया, उसके कैरेक्टर भी नहीं समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ माहौल मत करना। यहां जो ये छोटे छोटे शब्द है जैसे सीपीईसी, चेकबुक पॉलिसी, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, तो इन सब शब्दों को लिखते जाओ। ये हमारी कहानी के कैरेक्टर, नहीं तो फिर तुम वही कहोगे कि अर्जुन जो है सीता माता को बचाने क्यों गए, यही करोगे, फिर यही होता है आईआर में। तो हमें क्या करना है, पहले इन शब्दों को सुनना है। तो अब वो जब वो पॉलिसी बना रहा था तो उसने भारत को प्रस्ताव दिया कि बोले अपने 3 पोर्ट हमें दे दो, हम तुम्हें डेवलप करके देंगे। भारत के ऊपर उसने बहुत दबाव बनाया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाए, जो पूरे जो है चाइना को और पूरे जो है इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। उसमें 3 रूट भारत के से भी जा रहे थे। भारत ने मना किया, उसने बहुत दबाव बनाया, भारत नहीं माना। अब कारण क्या था? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो डिस्प्यूट जब क्या होता है, जब आप किसी की बात नहीं मानते हो तो दूसरे तरीके, फिर क्या होता है जब वो लड़की का बाप हार जाता है कि इस हीरो को खरीदा नहीं जा सकता, जमीर वाला है, तो वो गुंडे भेजता है। होता है कि नहीं होता पिक्चरों में? जो तुम जानते हो वो मुझे बताओ। वो गुंडे भेजता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो किनारे ले जाकर उसको कायदे से धो देते हैं। वो अस्पताल में, तो उसको लगता है कि मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है, वो अपने अस्पताल पहुंच जाता है, हीरो होता है, कहां मर सकता है। तो उसने क्या किया, गुंडों का सहारा लिया चीन ने। अब चीन के पास गुंडे कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान, जिसके साथ उसने अभी प्रोजेक्ट किया, वो तो पैदा ही गुंडा हुआ है, उसका काम ही है भारत विरोध करना। इसके बाद क्या हुआ, उसने बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमारी बॉर्डर की टेंशन, हमें ये पता था, हमसे 1947 के बाद एक गलती होने लगी थी, हमने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। हमारी पॉलिसी कुछ ज्यादा ही शांति और ज्यादा ही अहिंसा वाली बात हो गई थी, क्योंकि वो आदर्शवादी हो गई थी। बुरा मत मानना, लेकिन कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो हम विदेश नीति पे बात करते, लेकिन दुनिया जो है ना वो रणनीति पे चलती है। आचार्य ने क्या कहा था? आचार्य को क्या आवश्यकता थी? आचार्य ने अर्थशास्त्र लिखा, आचार्य ने राजनीति के महान विद्वान थे। विष कन्याओं का प्रयोग करने की उन्हें क्या जरूरत थी? उन्हें शत्रुओं का विनाश करने के लिए इतने जो है वो लीथल वेपन्स की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता पाना और सत्ता बनाए रखना
ये आदर्शों पे नहीं चल सकता। ठीक है, तो बहुत क्या नाम है, आचार्य ने हत्याएं भी ऐसी बहुत कराई कि अगर सत्ता बनाए रखनी अखंड भारत उद्देश्य है तो ये करना पड़ेगा। अमेरिका करता है, अमेरिका कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें वो इंटरफेयर ना करता हो, रशिया जिसमें इंटरफेयर ना करता हो, उसकी गुप्तचर एजेंसियां कहीं भी आकर किसी को मार देती हैं। आज इजराइल अगर जिंदा है तो अपने इस किदौन की वजह से, अपने जो है वो मोसाद की वजह से जिंदा है। वो एक एक साइंटिस्ट को, जो भी ईरान में परमाणु बम बना रहा है, आज ईरान शामिल हो गया ना, ईरान जो वो बना रहा है उसको वो जाके उस कंट्री में मार के आता है। और नहीं तो उसका मकसद ही था, इराक का मकसद था, सद्दाम हुसैन का मकसद था कि किसी भी तरह से एक न्यूक्लियर वॉरहेड मिले और इजराइल को खत्म करें। वो 6-6 अरब देशों के बीच में अकेले जिंदा है, और वो सिर्फ अपनी जो बात है ना स्ट्रैटेजी की वजह से जिंदा है कि राष्ट्र के रूप में हमें जिंदा रहना है। नहीं तो हमास से लेकर ये सारे, हमास फिलिस्तीन में एक ऐसा ग्रुप है, जैसे भारत को बर्बाद करने के लिए तमाम और भी ग्रुप है, जैसे मोहम्मद और तमाम, उस तरफ वो इजराइल को बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब एक देश जीना चाहता है, एक देश आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ता है। खैर, कहानी आगे बढ़ रही है। फिर यहां पर क्या हुआ, मैं क्यों इनकी बात कर रहा हूं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी खेली। इन्होंने कहा कि जैसे कोई लड़की है, ठीक है, अब उसका जो पति है वो बड़ा जिद्दी टाइप का, समझते जाना कहानी। तो क्या होता है, घमंडी टाइप का है, ससुराल में जब जाता है मुंह चढ़ाए बैठा रहता है। तो जो ससुर होता है, फादर इन लॉ, वो कैसे समझाते हैं उसको कि भाई जिद्दी है लेकिन हाँ बेटी का पति है, तो उसको अरे दामाद जी आइए आइए आइए। और वो भी क्या सोचता है, अक्सर उसको गिफ्ट देते रहते हैं, कभी फ्रिज दे दिया, कभी टीवी दे दिया। तो वो भी कितना भी नक चढ़ाओ, लेकिन वो जानता है कि भाई इसको तलाक देंगे तो हमारा ये सब चला जाएगा। तो ये दोनों के बीच में क्या, एक आर्थिक संबंध बन जाता है दोनों के म्यूचुअल, कि वो भाई हमारी बेटी को जो है झगड़ा वगड़ा ना करे, इसलिए उसको कुछ देते रहा। देखा होगा तुम लोगों ने अपने आसपास, एक ऐसे दामाद जी टाइप होते हैं। तो इनको ये समझ में आया कि देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर हम बहुत लड़ाई लड़ेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। और हम उतनी 1962 में हम एक वॉर हार चुके हैं, एक्साई चीन हमारे हाथ से निकल चुका है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एक बहुत बड़ी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, तो हम उससे डायरेक्टली लड़ नहीं सकते। हमारी तो स्थिति ये थी, अभी 10-15 सालों को छोड़ दो, हमारी स्थिति ये थी कि हम बॉर्डर्स तक नहीं जा सकते थे। हमारे कई बॉर्डर्स ऐसे थे जो ठंड के महीने में आप वहां मूवमेंट नहीं कर सकते हो। और हमारे ऐसे बॉर्डर्स थे कि हमें अगर कोई भी अपना टैंक या कोई ऐसी चीज पहुंचानी हो, इट टुक्स मोर देन 3-4 डेज, तब तक तो वो वॉर जीत जाता। हमारे पास ऐसी इतनी बुरी स्थिति थी, बरसात के दिनों में नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी जब पानी लेकर आती है तो कुछ नहीं वहां बसता। आप 4 महीने आप सिर्फ नाव से मूवमेंट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं। अब नाव से तुम कहां टैंक लेकर जाओगे। और इधर जाड़े के महीने में पूरा जो कराकोरम रेंज है वो कट ऑफ हो जाता है। हमारे पास जो है 12 महीने काम करने वाली मोटरेबल वही नहीं है, सड़क ही हमने बनाई, पुल नहीं बनाए हमने, हम आराम से बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो जैगुआर और ये सुखोई थी, ये पुराने हो गए थे, ये हाई एल्टीट्यूड पे वॉर नहीं कर सकते। तो अब बहुत देर तक आप जो है वो रिफ्यूल, आप हवा में रिफ्यूल नहीं कर सकते, वापस आपको बेस में आना पड़ेगा तेल भराने के लिए। तो आपकी स्थिति बड़ी खराब थी, तो आप डायरेक्टली उसके साथ वॉर में जीत नहीं सकते। एस जयशंकर समझ चुके थे कि हमें समय खरीदना पड़ेगा। अब उन्होंने, चाइना में वो थे, तो उन्होंने बड़ी गहरी, यही होता है आप लोग आगे चलकर, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए, ऐसे स्टूडेंट चाहिए, इसीलिए कहानी सुना रहा हूं। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जहां पर हमें समय खरीदने का मौका मिले। अब देखना जरा, जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने तब से अभी तक 9 साल का उनका स्ट्रेटजी देखते जाना क्या चल रहा है, ठीक है, खासतौर पे सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो बड़ी आबादी वाली कंट्री होती है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, उसकी एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ये पहिया चलाते रहना पड़ता है। तो चाइना का क्या है, चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है, अब उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास को क्या चाहिए होता है, मिडिल क्लास को चाहिए होता है जॉब। और जॉब कब आएगी, और चाइना कैसी इकोनॉमी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो अपना सारा का सारा सामान बाहर भेजती है। तो उनका अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी डायरेक्टली तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो बॉर्डर डिस्प्यूट से ध्यान हटाओ, इनको दामाद जी की तरह ट्रीट करो। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, व्यापार हमारे हिस्से में तो आने वाला नहीं था, हम कुछ बनाते नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ अपने ट्रेड को बढ़ाना शुरू किया। अब चाइना को यह हुआ कि जब वो व्यापार करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो उसके यहां जॉब क्रिएट होगी। तो जॉब जब क्रिएट होगी तो उसके यहां मध्य वर्ग तैयार होगा, यानी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास डायलेमा के बारे में अगर आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, तो मिडिल क्लास बड़ा ही मजेदार क्लास होता है। मैंने क्या बताया था, इसका सर अमीरी की तरफ और पैर गरीबी की तरफ होता है। ये पूरा जो बाजार है ना, जिसको मार्केट कहते हो, ये मिडिल क्लास के लिए है। ये जब अपने बजाज सुपर स्कूटर पे होता है तो इसको अल्टो दिखाई पड़ती है, इसी के लिए होता है। आपका ध्यान किधर है, 2 BHK EMI पे इधर है, इसी के लिए मोबाइल EMI पे आता है। गरीब आदमी क्या करेगा,
अमीर आदमी को इसकी जरूरत नहीं, वो तो गिवन गुड्स यूज करता है। तो पूरी इकोनॉमी जो ये लोन दिया जा रहा है 0% पे, ये मकान पे, गाड़ी पे, हर चीज पे जो दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? ये 50% सेल कपड़े किसके हैं? इसी के हैं। वो ब्रांडेड कपड़े जब वो फुल कीमत पे मिलते तो जाके से देख के बाद में लेंगे, अच्छा नहीं है, कलर नहीं सही है। फिर वो दोबारा वहां जाता, जब उसके सामने लिखा था ना 50% सीजन ऑफ सेल, तब ये दौड़ता है उधर की तरफ, एक के साथ एक फ्री। ये इसी के लिए। तो ये जितना अच्छा होता है ना, इसको बफर बोलते हैं। सोसाइटी में बफर तैयार होता है, क्योंकि जो मार्क्स कहते हैं कि कौन करता है पूरे समाज में आंदोलन, कौन करता है? समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? वो करता है सर्वहारा। सर्वहारा मतलब हैव्स नॉट, जो सबसे नीचे, इसका कुछ नहीं है, उसके पास ना खोने के लिए कुछ है, ना पाने की उसकी कोई जिद है। और किसके खिलाफ लड़ता है? जो बुर्जुआ है, यानी हैव्स है, जिसके पास सब कुछ, वो मानता है कि ये सब कुछ मेरा लेके बैठा हुआ है, इसे छीनना है। तो उसी से क्रांति पैदा होती है। और क्रांति किसी समाज, फ्रांस को देख रहे हो क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, एक घटना ने पूरे फ्रांस को कैसे जला के रख दिया। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये प्लान्ड है। ये वही है जो समाज में वहां बहुत लिबरल हो गए थे, और आप किसी विचारधारा के साथ जब बहुत ज्यादा चिपक जाते हो तो कुछ नहीं बचता। वो लिबरल्स हैं, वो ये कहते हैं मानव होने के नाते हमें ये अधिकार, वो अधिकार, आधा देश जला दिया। वो फ्रांस जो अपने आप को रिनासा की जन्मभूमि कहता है, पुनर्जागरण की जन्मभूमि कहता है, वो जल रही है। जहां नए विचार, पश्चिमी विचार आए थे, वो जल रहा है। वो फ्रांस बचाने वाला कोई नहीं बच रहा है। और क्या बोला वहां के राष्ट्रपति ने कि बुरी परवरिश और वीडियो गेम, उनको कुछ नहीं मिला तो वीडियो गेम पकड़ लिया, बोला इसके पीछे। यानी इसका, उनका क्या कहना है? बुरी परवरिश किसकी? यूथ की। वीडियो गेम कौन खेल रहा है? तो वो यूथ को टारगेट कर रहे हैं, राइट? जो किसी भी कंट्री की पावर हो सकती है, वही उनका डिस्ट्रक्शन है। जला दिया था फ्रांस। तो अब इसका सीधा सा मतलब है कि एस जयशंकर साहब ने इस बात को पकड़ा कि इसको यूज करो। अब चाइना को यह समझ में आ गया, भाई हमें अपनी इकोनॉमी, अपने ये जो फ्रांस में हो रहा है ना, वो चाइना में ना हो, चाइना में दंगे ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? यूथ को क्या करना पड़ेगा? काम देना पड़ेगा। और कैसी इकोनॉमी? एक्सपोर्ट बेस है। तो एस जयशंकर साहब ने उसकी नब्ज पकड़ ली, बोले आओ हमारे साथ व्यापार करो, क्योंकि हम तो, हमारे पास तो सस्ता सामान चाहिए। चीन सबसे दुनिया की फैक्ट्री है, चीन सबसे सस्ता सामान बना, हमारे सस्ते चक्कर में तो आदमी कहां ना बैठ जाके। हमने किया, तो हमने क्या किया? चीन को इंगेज कर लिया इकोनॉमिक टर्म्स में। अब जब इकोनॉमिक टर्म्स में आया तो उसी समय चीन की थोड़ी भाषा बदल गई। बोले ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत तो है। पहला था अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत है, अब कह रहा अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत तो है, लेकिन उतनी नहीं है। तो वो क्या होता था, हम लोग बात करते थे, बोले ठीक है हम झगड़ेंगे, हम बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करेंगे, अपने देश को आपको बताना है, हमें भी बताना है, लेकिन इकोनॉमी, बोले हाँ इकोनॉमी चलती रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? नरमी आ गई। हमने क्या खरीद लिया? समय खरीद लिया, हमें टाइम मिल गया। और हमें यह तय करना था कि हमें अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करना था। नॉर्थ ईस्ट में हमें ऐसे पुल बनाने थे जो ब्रह्मपुत्र नदी में बह ना जाएं, हमें ऐसी सड़कें बनानी थी जो 12 महीने मॉडरेबल हो, और हमें ऐसे वायुयान चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड पे मार कर सकें। और उससे भी बड़ा हमें चाहिए था कि हमें साइबर स्पेस में जाकर, और हमें स्पेस वॉरशिप में एंटर करना था, क्योंकि चाइना बहुत एडवांस हो चुका था। वो कन्वेंशनल वॉर नहीं करता, वो साइबर अटैक करता, वो स्पेस वॉर करता। तो हमें वहां पे स्ट्रांग करना, उसके लिए हमें समय चाहिए था, हमने वहां उसको फंसाया। तो इस तरह से इस व्यक्ति ने भारत के सामने बहुत मुश्किलें आई, और उन मुश्किलों को बड़ी समझदारी से सॉल्व कर दिया। रशिया में गए, देखो अमेरिका से बिल्कुल उल्टा, जैसे तुम्हारे लिए पाकिस्तान वैसे अमेरिकन के लिए रशियन है। वहां गए, सोवियत यूनियन की भाषा सीखी, राइट? और वहां पर जाकर उन्होंने रशिया के साथ बहुत काम किया, बहुत काम किया वहां पे। तो ये व्यक्ति एक्चुअली भारत के लिए खजाना हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व को समझते हैं, लीडरशिप को समझते हैं, और इनको राज्यसभा के माध्यम से इनको ले आए, इनको बना दिया मंत्री, क्योंकि इस व्यक्ति के पास बहुत जबरदस्त करियर है। और मैं इतने विदेश मंत्रियों को, उनकी बुक्स को पढ़ चुका हूं, आज तक मैंने इतना जबरदस्त बोलने, मतलब ऐसा लगता है कि आंसर हाजिर है। हमारे इन्होंने चैप्टर्स में बताया है कि हम इंडियंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, और वो थी हम हमेशा शर्म से डूबे रहते थे। उसका कारण क्या था? एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी आई जो भारतीयता को जानती ही नहीं थी,
उनको लगता था कि मैकियावली ने दुनिया के राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं। वो आचार्य चाणक्य को नहीं जानते थे कि चाणक्य ने क्या किया है, हमारे पास क्या चीज थी। तो वो पूरी दुनिया के सामने जाके हम ऐसे शर्म से झुके रहते थे। वेस्टर्न वो हमें सिखाता था ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज क्या होती हैं। वो जब बम गिरा देता है किसी पे तो उसको सॉरी भी नहीं बोलता है। दुनिया में एक ही परमाणु बम गिरा, इंडियन ने गिराया था ना। कौन था वो? अभी प्रधानमंत्री हमारे गए अमेरिका, तो वो ज्ञान दे रहा था ना, तुम्हारे धार्मिक मामलों की ऐसा वैसा होता है। लेकिन अभी जरा थोड़ा सा पीछे चले जाओ, वहां अश्वेत लोगों को अधिकार नहीं थे, ठीक है। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, अभी मैं मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अश्वेत लोगों को अधिकार नहीं थे वहां को। जो ब्लैक पीपल थे वहां पे वो सिर्फ दास बन सकते थे या कुछ खास काम कर सकते थे, उनके स्कूल्स अलग थे। हमारे यहां तो ऐसा कभी नहीं रहा। एक दो छोटी मोटी घटना, उनका ये तो नेशनल लेवल पे था भाई। अब्राहम लिंकन को मार दिया गया इसी काम के लिए, जब उन्होंने गृह युद्ध को खत्म करने की बात की। और वो हमें किसके बारे में ज्ञान दे रहा है? धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में ज्ञान दे रहा है। वो जिसने अफगानिस्तान में जब बम गिराए थे तो सोचा नहीं था कि इसमें, इस बम में, वो बम अंदर थोड़ा जाता होगा कि इज देयर एनी लेडीज, तो मैं ना फटूं। वो जब ड्रोन से, अंदाजे से बम गिराता था, एक मैंने घटना पढ़ी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो जो ड्रोन था वो इंफ्रारेड सेंसर पे काम करता था। इंफ्रारेड सेंसर जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीट होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इंफ्रारेड क्या करता है, बॉडी हीट को ऑब्जर्व करता है। तो जो भी जीवित है उसका इंफ्रारेड रेड कलर का वो हमें एक जो है विजिबल होगा रात के समय। और अगर कोई डेड है, जैसे दीवार, ये खिड़की, तो ये ब्लू या ब्लैक आएगा। तो क्या हुआ, वो सिर्फ रेड साइन पहचानता है। तो उसको इंटेलिजेंस मिला कि कुछ आतंकवादियों की मीटिंग हो रही है। और एक्चुअली में क्या था, वहां शादी समारोह चल रहा था। और उसने इतने जबरदस्त, ये प्रीडेटर ड्रोन जो उसने भारत को भी बेचा है, इसी से इतने इतने जबरदस्त बम गिराए उसके ऊपर, वहां एक न बच्चा न एक महिला, कोई नहीं बचा। बाद में पता चला वो एक शादी का फंक्शन था, बट उसने एक सॉरी तक नहीं बोला पूरी दुनिया को। और वो हमें क्या सिखा रहा है? मानवता। वो हमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू सिखा रहा है, वो हमें धर्म सिखा रहा है, वो हमें समानता सिखा रहा है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहा है। वो जो खुद रेड इंडियन के ब्लड पे खड़ा हुआ है, अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकन्स नहीं हैं, और जीनोसाइड किया उनका, नरसंहार किया उनका, कल्चरल उनको जो मारा, खत्म कर दिया। और वो हमें आकर, भारत आज तक किसी की धरती पर जाकर किसी को मार के खड़ा नहीं हुआ। ये भारत की पुण्य भूमि है, ये आर्यावर्त है। और हम यहां पर खड़े, हम नहीं जाके किसी की धरती पर खड़े हुए कि हम तुम्हें मार के, हमारे ही टुकड़े कर दिए गए। 1947 में रेड क्लिफ लाइन ने 10 लाख लोगों का खून पिया है। 10 लाख लाशों का अंदाजा लगाओ, अगर तुम अपनी आंखों से देख लो 10 लाख लाशें, औरतों बच्चों की, जले हुए शव, तो शायद जिंदगी से एक बार मुंह खत्म हो जाएगा। उसने हमें वो गिफ्ट किया, वेस्टर्न ने। और वो वेस्टर्न हमें ज्ञान की बात कर रहे। बहुत दिन बाद कोई ऐसा दुबला पतला 5 फीट 5 इंच का फौलादी इरादे वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो वेस्टर्न से जाके कह रहा है, और बहुत फेमस रहा वो कोट, कि तुम हमें ज्ञान मत दो। तुम्हारी जो बहुत सालों से धारणा चली आ रही है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम वेस्टर्न की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेस्ट की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। ये बात इतनी पावरफुल थी कि निकलो, इस ये जो डायलमा तुम्हारा, निकलो इससे, बाहर निकलो, जो तुमने बना रखा है इससे बाहर निकलो। कि तुम ये सोचते कि वेस्ट प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट वेस्ट प्रॉब्लम। ये बड़ी खूबसूरत लाइन थी, पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कोई वेस्ट में बैठ के, पश्चिम में बैठ के, पश्चिम के मुंह पे तमाचा मार रहा है। बोला हमारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, तुम बीच में मत आओ। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के झंडे को लाल किले से उतारने वाले लोग आज छुप के घूम रहे हैं कि खुले में अगर घूम गए तो उनके साथ क्या होने वाला है। लोगों को यह लगता था कि भारत कभी अपनी सीमाएं क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन वो भूल गए कि बड़े खतरनाक यूपीएससी ऑफिसर्स अंदर आ चुके हैं। अजीत डोवाल, एस जयशंकर, अमिताभ कांत, ऐसे ऐसे खतरनाक यूपीएससी के ऑफिसर्स अंदर आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमारी धरती छोड़ो, उसको तुम अंदर घुसने नहीं देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी धरती में जाके मारेंगे। ये स्टाइल कभी भारत का था ही नहीं, ये भारत का इस समय नहीं था, ये भारत का प्राचीन स्टाइल था। जब आचार्य ने कहा कि हम तुम्हें बॉर्डर पे ही मार देंगे, खत्म, अंदर तो आने नहीं देंगे, हम अंदर क्यों अपना डिस्ट्रक्शन करें। ये तो बाद में पानीपत सिंड्रोम हमारे यहां पैदा हुआ। कौन सा वर्ड मैंने यूज किया, इंटरव्यू में पूछा गया, पानीपत सिंड्रोम।
मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाया जाता है ना, मैडम पढ़ाएंगी कि सारी लड़ाइयां कहां हुई। तो तुम सोचते होगे अखंड भारत, गांधार हमारी बाउंड्री थी, ये पानीपत में आके लड़ाई क्यों होती थी? कभी सोचोगे ना कि वहां से यहां तक हम आते कैसे थे? बोले वहां तक हम क्यों वेट करते थे? और पानीपत में लड़ेंगे, पानी ज्यादा थे क्या वहां पे? हम गांधार से, मान लो उधर से आप सेंट्रल एशिया से, तो आप गांधार रीजन से एंटर करोगे, गांधार जो अफगानिस्तान में है, ठीक है, चलो तुम अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां तक तुम पहुंचोगे, ये पानीपत दिल्ली के पास पहुंच के लड़ाई क्यों करना है? इसको पानीपत सिंड्रोम कहते हैं। पहला चैप्टर ही इनका यही है। ये भारत की गुलामी के दौरान, उससे पहले के मध्यकालीन दौरान में भारत के साथ एक बहुत गंदी चीज आ गई थी, पानीपत सिंड्रोम। पहला चैप्टर इनका यही है, अवध से सीख, लेसन फ्रॉम अवध, कि हम दुश्मन के आने का इंतजार करते रहते थे। सोचो अगर हम अपनी बाउंड्री सुरक्षित कर लेते, हम गांधार में नहीं मार सकते थे उन्हें, रावलपिंडी में नहीं मार सकते थे उन्हें, कश्मीर में रोक लेते, पहाड़ियां थी, इतना बढ़िया स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तुम्हें दर्रों से होकर गुजरना है, तुम ऊपर जाके बैठ जाओ। जब अंग्रेज अफगानिस्तान में गए, एक भी वापस नहीं लौटा। पढ़ोगे तुम मॉडर्न इंडिया में, क्यों नहीं लौटा? क्यों अमेरिका आज तक अफगानिस्तान में जीत नहीं पाया, रशिया नहीं जीत पाया? पहाड़ियों में छुप के बैठे, तुम कहां भाग पाओगे? तो हम वही नहीं मार लेते उन्हें दर्रों में। हमने क्यों पानीपत आने तक वेट किया? क्यों? एक भारत के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, वही समझोगे धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा, पहले 2 चैप्टर में उन्होंने हमें यही समझाया, बड़ी प्यारी किताब है, कि हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें पहले ये 2 चीजें, एक तो अवध से सीख। तो अवध के 2 नवाब थे, अंग्रेज आक्रमण करने जा रहे, वो शतरंज खेल रहे थे, और बाजी पे बाजी चले जा रही है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। सिपाही आके बता रहे, साहब रेजिडेंट आ चुका है, अभी अंग्रेज अटैक करने। बोला रुको यार, यहां जान फंसी पड़ी है। बड़ी फेमस कहानी है, पहले यहीं से उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने भारत को सिखाया कि जब चाइना तुम्हारे सर पे आके बैठ गया है, पाकिस्तान तुम्हारे बॉर्डर में घुस के मार रहा है, ठीक है, तुम 370 लगा के तुम उसको अंदर घुसने का मौका दे रहे हो, एक ही देश में 2 संविधान तुम चलाओगे, ये कौन सी बात हुई? बॉर्डर स्टेट कभी बफर स्टेट नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, लिख लो इसको। बॉर्डर स्टेट कभी भी किसी राष्ट्र का बफर स्टेट नहीं हो सकता। तुम चीन को 50 गालियां दो कि चीन ने तिब्बत हड़प लिया, लेकिन चीन के नजरिए से देख के देखना कि चीन अपनी बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए कभी तिब्बत को बफर होने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज्यादा प्यारी थी। और राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होती है तो देश कैसा हो जाता है? सीरिया जैसा हो जाता है। आज सुबह तुमने पढ़ा, कहां बम गिरा और 9 लोग मर गए, घायल हो गए। यूक्रेन, डेली बम गिर रहा है, इतना खूबसूरत देश, इतना जबरदस्त देश, आज क्या है? खंडहरित हो गया। तो नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अब आप क्या हुआ, आपने अपने बफर स्टेट्स को यह हालत दे दी है कि आपका डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आपकी बॉर्डर चेंज हो रहे हैं, और आप आराम से बैठे हैं। तो उन्होंने क्यों बैठे हैं? बोला पानीपत सिंड्रोम। इन्होंने बड़े फेमस उनका एक स्टेटमेंट है, पानीपत सिंड्रोम, ये उन्हीं का दिया हुआ है, और इंटरव्यू में पूछ लिया इस बार। तो उन्होंने पानीपत सिंड्रोम क्यों यूज करे भाई, कि तुम आओ बैठो हम तुमसे बात करेंगे? नहीं, हम तुम्हें घुस के मारेंगे। तो इसीलिए भारत की जो बाउंड्री है, कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जैसलमेर का जो इलाका है, ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये कभी भी अरुणाचल प्रदेश, नेपाल से लगी हुई सीमाएं, ये कभी भी जो है वो बफर नहीं हो सकती हैं। इसीलिए आज जब भारत के खिलाफ पंजाब में बातें उठ रही हैं, तो उन्होंने वो स्टेप उठा लिए। बोले बस तुम यहां से भाग के कनाडा जाके बैठ रहे हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि भारत से बाहर चले गए, भारत ऐसे आगे गिर जाएगा ट्रूडो के सामने। ट्रूडो को किनारे ले जाके समझाया, बोले इधर आओ इधर आओ। बोले क्या है? सही हो जाओगे, ठीक है, धीरे समझाया उसको। बोले परेशान मत हो, तुम्हारे यहां भी हो। जब ट्रूडो को भी लगा वहां भी दंगे हो गए, तो धीरे से ले जाके, और उनको लगा अरे विदेश में भारत तो जाके गड़गड़ा था, लंदन के सामने गड़गड़ा था, भाई हमें दे दो हमारा आदमी। वो माल्या साहब भाग के निकल गए वहां पे, वहां जाके गिड़गड़ा। बोले अभी बहुत हो गया, याचना का वक्त खत्म, पानीपत सिंड्रोम को भारत बाय बाय कर रहा है, उसी पानी में डाल दे रहा है। बोला अब हम अलग तरीके से, अब हम वास्तविक भारत के साथ बात करेंगे। तो उन्होंने वर्ड यूज किया, इंडियन कल्चरल डिप्लोमेसी। बोला अब हम जाएंगे और वहीं तुम्हें समझाएंगे। हम कहा तुम्हें अपने यहां बुलाए, आने जाने का खर्चा अलग, रहने खाने का खर्चा अलग। हमारे यहां तो आतंकवादियों के भी जो क्या है, अगर आप देखोगे जो उसके हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स बना के रखते हैं, उन्हें भी हम खिलाते पिलाते बढ़िया। बोले नहीं इतना खर्चा, ठीक है, तो वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दो। ये क्या है? ये एक बदलते हुए भारत की बात है। क्यों? क्योंकि विदेश नीति, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि वही सांप से आप डरोगे जिस सांप का विष जबरदस्त होता है, विषहीन सांप से आप नहीं डरोगे।
तो ये विदेश नीति, ये रणनीति है। यहां तुम्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाकर ही रखना पड़ेगा। तो ये जो किताब है वो तुम्हें बिल्कुल नए इंसाइट्स देती है और बहुत नए तरीके से। इन्होंने श्री कृष्ण भगवत गीता का एग्जाम्पल लिया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस व्यक्ति का जो एक करियर है वो बहुत जबरदस्त है। तो विदेश नीति अगर तुम्हें सीखनी है, रणनीति सीखनी है, तो क्या इससे बेहतर कोई किताब हो सकती है? वो व्यक्ति जो आज की डेट में भारत के झंडे हर तरफ गाड़ता चला जा रहा है। अमेरिका को प्रीडेटर ड्रोन देना भी जो हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमारा या होने जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका कभी भी अपने स्ट्रैटेजिक वेपन्स किसी कंट्री को नहीं देता, और देता भी है तो इतनी भारी कीमत पे देता है, वो सऊदी अरब से भी कम कीमत पे उठा लाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया में एक इस्लामिक कंट्री में जाकर मंदिर का अनावरण कराया, क्या हो क्या रहा है? पाकिस्तान किसके दम पे उछलता था? सिर्फ इस्लामिक देशों के संगठन पे। वो जो तेल का पैसा था उसको वैसा क्या समझाया कि उसके नागरिक का अवार्ड ये ले जा रहे हैं, और वो सोच रहा है अरे भैया हमें बचाओ, भैया सुन ही नहीं रहे हैं। सऊदी अरब वाले लिफाफा पहन के अपना जो है इधर उधर चले जा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। वो उनको इंडिया के साथ बिजनेस दिखाई पड़ रहा है। तो सोच रहे हो कि कैसे हो रहा है ये इंडियन डायस्पोरा? अचानक से 10 सालों के अंदर इंडियन डायस्पोरा तुम्हें दिखाई पड़ने लगा, हर जगह भारतीय भारतीय, कि वहां के प्रधानमंत्री को जलन हो रही है, हमारे वाले में तो 10,000 आए थे यार, तुम्हारे वाले में तो ज्यादा आ रहे। बोला ना ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कि यार मोदी जी आ रहे हैं तो वो यार उनके उसमें भीड़ ज्यादा आ रही है, हमारे देश में हमारे सभा में भीड़ कम आती है, सुनते ही नहीं कोई, तो जाके वो बोल के आ रहे हैं और हम प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ये कैसे हुआ? अचानक से ये भारतीय कहां से निकल कर आ गए? अचानक से न्यूयॉर्क के स्टेडियम पूरे भर गए, जो उनका न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है वो पूरा पैर रखने की जगह नहीं है, इंडियन वहां दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, पहले नहीं थे? वो थे, लेकिन वो भारत के साथ जुड़ नहीं रहे थे, उनके पास जुड़ने का कारण मौजूद नहीं था, अब मौजूद हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि इस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा कोई तुम्हें विदेश नीति और रणनीति नहीं सिखा सकता। और इसके जो 8 चैप्टर इस बुक के हैं वो बहुत ही ऑसम पैराडाइम क्रिएट करेंगे, मजा आएगा सुनने में। तो जैसे समझ में आया तो गजोदर को भी आ गया गजोदर को भी आ गया। तो गजोदर जब समझ जाता है बड़ी देर बाद तो वो ऐसे ही करता है हाँ सर चलिए अब शुरू करें। हाँ तो शुरू करते हैं भाई। हमने कहा चलो ठीक है। तो कहानी हम शुरू करते हैं एस जयशंकर साहब से, तुम्हारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही देखना चाहता हूं। तो बड़े सामान्य परिवार, साउथ इंडियन फैमिली। साउथ इंडियन फैमिलीज की एक बड़ी खास बात होती है, जो सुब्रमण्यम, अयंगर, रेड्डीज, ये एजुकेशन को बहुत वैल्यू देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जमीन की बड़ी वैल्यू है, कार कितनी बड़ी है, ठीक है, तो उसकी बड़ी वैल्यू है, गले में कितना सोना है, हाथों में कितनी अंगूठियां, इसकी बड़ी वैल्यू। साउथ इंडिया में आपकी फैमिली में पढ़ाई की कितनी, बंगालीज और साउथ इंडियंस में पढ़ाई की बड़ी वैल्यू होती है। तो खैर इनके माता पिता के सुब्रमण्यम और इनकी माता जी सुलोचना सुब्रमण्यम, ये दोनों जो इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट के बहुत, मतलब भारतीय रणनीति के बड़े जबरदस्त जानकार थे। इनकी पूरे परिवार में देश प्रेम को लेकर एक अथाह जो है वो चीजें थी। कोई सिविल सर्विसेज में था, कोई भारत की रणनीतिक डिप्लोमेसी को बनाता था। तो इन्होंने भी सोचा, ये डीयू से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने एमए शुरू किया। उसी समय इनका मन हुआ कि नहीं, मुझे अब देश को सेवा करनी है, मेरे पास एक जो है अनुभव है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है। तो इन्होंने यूपीएससी में अपीयर होने का मन बनाया जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और इन्हें लगा कि देश सेवा करने का जो सबसे बेहतरीन मौका होगा वो कौन सा हमें देगा, यूपीएससी देगा, क्योंकि वो तुम्हें एक बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है। और इन्हें लगा कि मेरी पढ़ाई, जो कि जब ये जेएनयू में गए तो इन्होंने जबरदस्त अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अपनी पढ़ाई शुरू की, और स्पेशली न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में इन्होंने जबरदस्त अपना जो है वो अनुभव किया। उस समय भारत अंगड़ाइयां ले रहा था, न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था। इनको भी समझ में आया कि देखो आचार्य, चूंकि ये भारतीय संस्कृत से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, इनके दिलों में हमेशा हिंदुस्तान रहा है, तो ये एक बड़ी इनकी खास बात थी। इन्होंने कहा कि आचार्य ने हमेशा कहा कि वही विष जो सांप होता है उसी को इज्जत दी जाती है, उसी से लोग डरते हैं जिसका विष भयानक होता है। तो अगर आपको इस विश्व में अपनी शांति की बात कहनी है तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। और आज की ताकत, उस समय की ताकत क्या थी, न्यूक्लियर। क्योंकि दुनिया ने हिरोशिमा नागासाकी पे उसकी पावर को देख लिया था कि किसी भी कंट्री को, जापान जैसे देश को सेकेंड्स में घुटने पे लेकर चला आया था। महान जो है मानव की त्रासदी हुई थी। तो ये समझ में आया था कि मेरे पास ये है। अब उन्होंने कहा कि मैं इस नॉलेज को कैसे यूज करूं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, मैं कुछ ये करूं। बोला कि मैं, मेरे परिवार में एक लीजेसी है राष्ट्र की सेवा करने का,
तो मैं इस लीजेसी को कैरी करता हूं। उन्होंने कहा यूपीएससी क्रैक करना है और दिल में जुनून था। 1977 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। वो उन दिनों की बात है जब ग्लोबलाइज हम नहीं हुए थे। तो जो टॉप रैंकर्स हुआ करते थे उनको फॉरेन सर्विसेज, मतलब चूंकि डिस्टिंग्विश करियर ये बनाना चाहते थे और भारत के अंतरराष्ट्रीय रणनीति में इनका हमेशा से बहुत शुरुआत से रुझान रहा। इसीलिए मैं तुम लोगों से हमेशा कहता हूं कि सब्जेक्ट को मत पढ़ो, सब्जेक्ट को जियो। तो इन्होंने अपने सब्जेक्ट को जी लिया था। इनके दिमाग में, दिल में वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बड़ी गहरी बैठी हुई थी। कई भाषाओं को जानने वाले हैं, ठीक है, और भारतीय संस्कृति को जानने वाले हैं। तो इन्होंने उस इंटरनेशनल रिलेशनशिप को अपना जीवन बना लिया। ये चाहते तो बड़े आराम से कहीं नौकरी वोकरी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरे विश्व में जाना है और पूरे विश्व के उनकी संस्कृतियों को सीखना है, लैंग्वेजेस को सीखना है, और मैंने जो सीखा है वो पूरे उसको और इनरिच करना है, उसको बहुत प्रैक्टिकल करना है। और इन्होंने फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की, ठीक है, अच्छी रैंक थी इनकी। और फिर वहां से उन्होंने अपना एक करियर शुरू किया। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी नॉलेज को एनहेंस किया। जिस भी कंट्री में गए वहां की लैंग्वेज सीखी। यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता, अंग्रेजी का होता है। ये इतनी भाषाओं को जानते हैं, इतने कल्चर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक डिस्टिंग्विश लीडर है। तो एक चीज और याद रखना कि पहली बात मैंने भी क्या सीखा है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ो उसको दिल से पढ़ना, ठीक है, उसको जियो। देखो सामने तुम्हारा एग्जाम्पल है। दूसरा, हमेशा पढ़ते रहना। अगर तुम्हें एक आउटस्टैंडिंग करियर चाहिए तो तुम्हें हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। ये मत समझना कि आईएएस बन जाएंगे तो किताब कभी हाथ नहीं लगाएंगे। पढ़ने का मतलब, पढ़ना एक जुनून होता है, पढ़ना एक नशा होता है, पढ़ना एक आदत होती है। और पढ़ने का मतलब होता है कि हमेशा एक असंतुष्ट रहो, हमेशा ऐसी हालत में रहो कि मुझे और जानना है। और आज अगर आप गर्व कर सकते हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की अगले 25 सालों 30 सालों की ये रणनीति लिखेंगे। आज जयशंकर डॉक्ट्राइन यूज होने लगा है, सोचो, ठीक है, आज इतना बड़ा वर्ड यूज होने लगा, जयशंकर डॉक्ट्राइन यूज होने लगा। पूरी दुनिया की मीडिया घबराती है। पूरी दुनिया के देश के डिप्लोमैट्स दो लोगों से बहुत घबराते हैं, एक अजीत डोभाल साहब से और दूसरा एस जयशंकर साहब से। हालत यह हो जाती है कि पाकिस्तान को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेंज करना पड़ा मीटिंग से पहले। क्यों? क्योंकि उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के कद का नहीं था। कद तो उनका 5 फुट 4 इंच है, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी ना दिमाग में, वो जो व्यक्ति चलता है, जिसको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो ऐसा व्यक्तित्व तो कैरी करता है कि सोचो अगली कंट्री को अपना एनएसए रातों रात चेंज करना पड़ा। एस जयशंकर से बात करने के लिए अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो आए तो उनकी ऐसी तैसी हो गई कि ये कहां है, खुद पाकिस्तान में, कि ये एस जयशंकर का कद है, ये बिलावल भुट्टो है। ये हालत थी, बात ही नहीं कर पा रहे, एक एक क्वेश्चन में फंस जा रहे हो। और अब तो ऐसी हालत हो गई है, पूरा वेस्टर्न अगर किसी भी एक नेता से क्वेश्चन पूछने में घबराता है, वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं, वो जो हमारे लोगों को ना, वो बेचारे पुराने समय धोती पहन के जाते थे, वो भी चिथड़े उतार देते थे अपने क्वेश्चन से। ऐसा हमारे लोग, एक तो अंडर कॉन्फिडेंट लोग, वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे, वो शेरों की तरह दहाड़ते थे, मिस्टर यस, मिस्टर वो। पुराने कभी वीडियो देखो तो हमारे लोग ना डिफेंसिव रहते थे, इज्जत बचाए घूमते रहते। किसी पढ़े लिखे आदमी का तुम बोलो हम यही हैं, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे, अपने देश में हम देख लेंगे कि हमने जाके ये जवाब दे दिया। आज की डेट में पूरा वेस्टर्न मीडिया सिर्फ एक आदमी से घबराता है, इसके पल्ले ना पड़ जाए। वो जब क्वेश्चन पूछता है तो पहले शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस में देखना, उनके क्वेश्चन तो बड़े हिम्मत से पूछ लिया, और जब इस आदमी ने इज्जत उतारी है, उस पत्रकार को पकड़ा है और उसकी पूरी कंट्री की ऐसी तैसी करके रख दी है, तो अब ये वायरल जब हुआ सोशल मीडिया पे, तो वेस्टर्न पत्रकार अब क्वेश्चन पूछने से पहले 15 बार रिसर्च करके आ रहे हैं। और अब तो छोड़ो कॉन्फ्रेंस में पत्रकार छोड़ो, इंडियन बैठे रहते हैं, वो एक्सक्यूज में करके उड़ जाते हैं। पहले वो बेचारे इंडियन है, तो एक भारतीय होने की पहचान बड़ी शर्म की पहचान थी कि यहां कमाने आए हैं, यहां कुछ लेने आए हैं। अब इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल हो गया, बोला हम सेंटर है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स के सेंटर में। तो तुमने देखा वो कॉन्फ्रेंस उठ गया, यार एक्सक्यूज मी, बोला डिड यू चेक योर हिस्ट्री। वो बेचारी खड़ी होके बोल रही है, वो बता रही है कि यूएस ने पूरी दुनिया को ये दिया, वो दिया, ह्यूमैनिटीज। बोला एक्सक्यूज मी, डिड यू चेक योर हिस्ट्री? हु आर द अमेरिकन्स? Who were the native people of America? How many genocide you did? You standing on the corpse। जब उसने ये कहा कि आप लाशों पे खड़े हैं, अरे वो घबरा गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसका किसी ने ब्लड सारा निकाल लिया और सबके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है। तो ये हमारी ताकत पैदा हुई है, ये एस जयशंकर साहब की ताकत है। आज वेस्टर्न मीडिया का कोई भी पत्रकार, ठीक है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट का हो, जो मतलब मानते थे कि ऐसे भारतीयों को तो ऐसे चिथड़े चिथड़े करके रख देंगे, वो घबराता है आज क्वेश्चन पूछने से। और ऐसे आर्गुमेंट के आंसर, उनको पता है कि ये भैया शाम तक वीडियो वायरल होगी,
हमारी तो होगी होगी बेइज्जती, हमारी कंट्री भी डूबेगी। तो मिनिमम क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिमम क्वेश्चन पूछते हैं। और ये बंदा भी इतना मुस्कुरा के, इतने प्यार से, लोग इसकी बॉडी में फंस जाते हैं। वो पता ही नहीं भारत आध्यात्मिक है, हमारे यहाँ बॉडी बॉडी का कल्चर ही नहीं रहा। वो 5 फुट 5 इंच की टोटल हाइट, 165 सेंटीमीटर के हैं बेचारे, दुबले पतले। और लेकिन वो जो फायर मारा उन्होंने, तो सब लिए दिए भग गए। तो वेस्टर्न मीडिया आज की डेट में एस जयशंकर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये हमारी पावर है। तो ऐसे व्यक्ति से सीखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो फिर चलें। तो मैं चाहूंगा कि आज की डेट में ये फॉरेन मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और बहुत सही कदम है। आज हमारे पास कुछ ऐसी आर्मी तैयार हो रही है, और मैं चाहूंगा अपने स्टूडेंट से एक वादा चाहूंगा कि इसी तरह का ऑफिसर बनो। मुझे सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं चाहिए, इस किताब को पढ़ाते पढ़ाते मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी भावना लेकर आना चाहता हूं, एक ऐसी फीलिंग लेकर आना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन दिखाई पड़े। तुम्हारे अंदर ये होगी यहां मुझे जाना है। सिर्फ आईएफएस तो बहुत हुए हैं, आईपीएस बहुत हुए हैं, आईएएस बहुत हुए हैं, लेकिन वेयर इज अमिताभ कांत, वेयर इज एस जयशंकर, वेयर इज ब्रिजेश मिश्रा, वेयर इज अजीत डोभाल साहब, कि वो कह रहे उम्र हो गई जाने दो। बोले नहीं नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे। वो कह रहे थे 62 में रिटायर, 60 में रिटायर होना है, 71 के। बोले नहीं नहीं साहब, आपके बिना हमारा काम ही नहीं होना है। और वो इस उम्र में भी ऐसी ऐसे हरकत कर दे रहे हैं। जो सोचता था कि देश की बाउंड्री क्रॉस कर दी, वो बच जाएगा, वहां जाके बैठ जाएंगे। बोले आ रहे हैं हम तुम्हारे पीछे पीछे। तो ये क्या होता है, ये एक स्टाइल डेवलप कर रहा है कि राष्ट्र के खिलाफ अगर तुम गए तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया जब हमारा परिवार है, हम तुम्हें परिवार में तुम्हें कहीं भी पीट लेंगे। तो हमने उनको ये समझ में आया कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये खाली कह रहा है कि पूरी दुनिया की मानवता हमारा परिवार है, ये है। तो परिवार का दूसरा मतलब नहीं समझ पाए, नहीं समझ पा रहे वो, कि तुम चाहे स्टोर रूम में छुप जाओ चाहे छत पे जाके बैठ जाओ, परिवार हो, प्यार पा रहे हो, तो पैरागॉन की चप्पल कौन खाएगा। बस हमने वो तो अब जाके उनको समझ में आया कि ये कमबख्त वसुधैव कुटुंबकम 8-9 साल से बोल रहे थे, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था। उनको लग रहा था कि हम यहाँ कुछ आदर्श संस्कृत के 2-4 श्लोक कहेंगे। बोले वो यही मतलब था उसका, कि तुम कनाडा में हो, तुम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हम हर जगह तुम्हें पीटेंगे तुम्हें रख के। तो क्योंकि अब हमारे लिए बाउंड्री नहीं रहेगी ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात आ रही है। तो अब वो संस्कृत के आचार्य ने इसी तरह से बहुत सी बातें कही हैं, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। खैर, तो यहां जो इन्होंने किताब का नाम रखा है, टाइटल ही बहुत अच्छा है इसका, द इंडिया वे, इंडिया वे, भारत। अब भारत को ये दो, जब इंडिया वर्ड जब हम यूज करते हैं, तो जनरली हम इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर किताब लेकर आओगे तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं हूं बैठा ना, लेकिन पढ़ते रहा करो, इनकी बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये तुम्हारी लाइब्रेरी में रहेगी तो ये बहुत ऑनर की बात है। कल को तुम्हारी भी कोई किताब किसी की अलमारी में हो सकती है, ये भी बड़ी ऑनर की बात होगी। तो सपने इस तरह से पाला करो, राइट, और देखा करो। तो ये जो इंडिया वे है, जब ये इंडिया वर्ड को यूज करते हैं, सो इट इज नॉट ओनली ज्योग्राफिकल रीजन। जो देश होता है ना, वो जीवंत होता है, बड़ी ध्यान से समझना। इंडिया, तो इंडिया एक उम्मीद है, एक पावर है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जब भारत कहते हैं वे, रास्ते पर कौन चलता है, जो जीवित होता है, जो चल सकता है। तो ये जब भारत की बात करें, जब इंडिया, इस शब्द, जब मैंने इस बुक को पढ़ा ध्यान से और एस जयशंकर साहब को पढ़ा ध्यान से, तो मुझे समझ में आया कि इन्होंने इंडिया वे किसी कंट्री की विदेश नीति के बारे में बात नहीं की है। जब ये इंडिया वे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वो भारत को एक जीवंत रूप में देख रहे हैं, वो एक ऑर्गेनिक रूप में देख रहे हैं, वो उम्मीदों के रूप में देख रहे हैं। वो इतने भारतीय, 1 अरब 40 करोड़ लोगों, भारतीयों की एक बहुत बड़ी आशा के साथ उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने बुक का नाम रखा द इंडिया वे। और वो भारत जो जीवंत है, जो अभी अपने आप को बड़ा कर रहा है, और वो उसमें उम्मीद देख रहे हैं। यानी भारत यहां पर कैसा कॉन्सेप्ट होगा, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। एक ऐसा भारत जो चल रहा है। और जब हम चलते हैं किसी रास्ते पे, तो हर पल हमारा क्या होता है, हमारा जो स्थान है वो चेंज होता रहता है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसमें बात लिखी था इंडिया वे में, कि ये जो वर्ड है वो इन्होंने हिंदी में उसका टाइटल दिया, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति। अब ये मैंने फिर कहा था, हैंडल विद केयर। परिवर्तनशील का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेबल वर्ड। वो गाना है ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कहीं छांव जिंदगी। तो ये जो आया है ना, ये जो वर्ड यूज किया गया, मल्टीपोलर वर्ड, आज के न्यूज़पेपर में
ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व। तो यहां पर क्या हुआ कि ये कहते हैं परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए दो शब्दों का होना बड़ा जरूरी है। आचार्य ने हमें क्या सिखाया है? आचार्य ने अपने श्लोकों में हमें सिखाया है, एक वर्ड है देश और दूसरा है काल। ठीक है, नहीं लिखा जिसने वो लिखो। दो शब्दों का होना, अगर किसी भी देश, किसी भी हिस्सों को समझना चाहते हो तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, वन इज देश और दूसरा काल। अब देश का मतलब इज नॉट अबाउट द कंट्री जोग्राफिकल रीजन, देश का मतलब होता है वो जो क्लाइमेटिक जोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि आप और हम अपने जलवायु से प्रभावित होते हैं। आप और हम किससे प्रभावित होते हैं? जलवायु से प्रभावित होते हैं। हमारा खान पान, रंग रूप, पहनावा, हमारे मकान, ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारा जो गाना, रंग, ये सब किससे डिफाइन होता है? हमारे देश, यानी उस क्लाइमेटिक रीजन से। कश्मीरी आदमी अलग तरीके से फैरन पहनेगा, इसलिए कि उसको हीट को अंदर एब्जॉर्ब करके रखना है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे जहां बहुत गर्मी पड़े, आप कॉटन पहनोगे, वो वुल पहनेगा, आप कॉटन पहनोगे। वो ऐसी चीजें खाएगा, कहवा पिएगा ताकि शरीर गर्म रहे। और आप किसी गर्म जगह पे तो आप गर्म पदार्थ नहीं यूज करोगे। आप एक ऐसी जगह जहां पे पसीना बहुत निकल रहा है तो आपका खान पान में नमक ज्यादा होगा ताकि सॉल्ट को मेंटेन करके चलो, होगा। अगर कहीं पानी कम बरस रहा है तो आप पतले अनाज नहीं खाओगे, मोटे अनाज खाओगे, खाओगे ना, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का। आपके पहनावे अलग होंगे। आप किसी ऐसी जगह पे जहां तराई है, जहां पानी रुकता है, तो आप मछलियां खाओगे, चावल खाओगे, होगा कि नहीं होगा। किसी ऐसी जगह पे जहां सदा हरित वन है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर तुम बांस भी खाओगे क्योंकि वो एवरग्रीन है। तो हमारा पहनावा, खान पान, रंग रूप जो हम दिखाई पड़ते हैं वो हमारा क्लाइमेट डिफाइन करता है। तो कहता है कि किसी चीज को समझने के लिए इतिहास जब पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। देखो, मैं यहां हर चीज जोड़ दूंगा तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो सेंट्रल एशिया से क्यों हुए? क्यों हुए? वो एक ऐसे क्लाइमेट से आते हैं जहां उनके पास खेत नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन घास के मैदान है तो घोड़े हैं, पशु हैं, तो वो मांस क्यों खा रहे हैं? पशुओं का मांस क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वही वहां अवेलेबल है। तो जलवायु बताती है आप कैसे होंगे। और घोड़ों पे बैठने की वजह से उनकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। उनके खेल भी घोड़ों के। पोलो का जन्म वहीं क्यों हुआ? आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि वही उनका मुख्य पशु है। तो घोड़ों पे खेलते खेलते क्या हुआ? वो योद्धा बन गए। तो एक ऐसी जगह पे जहां रिसोर्स के लिए लड़ाई हो रही, वहां कभी धर्म नहीं स्थापित हो सकता। जैसे भारत में क्या था, महाभारत में आप देखिए कि दिन में लड़ाई लड़ी, शंख बजा, सूर्यास्त हुआ, नियम बदल गया। सभी मिलकर शत्रुओं को, जो जितने भी घायल हुए उनको लगा रहे मलहम, और शवों का क्या कर रहे हैं? अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कर्ण को अंतिम मुखाग्नि दी जा रही थी तो पांडव भी खड़े थे और दुर्योधन भी पहुंचा, कृष्ण भी थे। तो वो अग्नि देने जा रहे थे युधिष्ठिर कि भाई ये हमारा बड़ा भाई है, अभी हमें पता चला। तो दुर्योधन पहुंचा, उसने क्या किया? मशाल ले लिया, बोला नहीं ये मेरा परम मित्र रहा है तो मेरा पहला हक है। तो विवाद बढ़ गया। तो कृष्ण आए, बोले नहीं, मित्र का हक पहला हुआ। तुम तो आज भाई बने हो ना, तो तुम्हें रहस्य पता चला, लेकिन मित्र तो ये पहले था। तो दुर्योधन ने कर्ण को मुखाग्नि दी थी, उसकी चिता को आग लगाई थी। तो ये क्या बताता है कि हमारे अंदर, क्योंकि हमारे यहां संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन जहां पर तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, खेत नहीं है, तुम्हारे पास जानवर नहीं है, तो फिर तुम धर्म युद्ध करोगे? नहीं करोगे। यही कारण है कि हमारे यहां शत्रु ने क्षमा मांगी, गौरी आके गिरा, बोले जाओ कोई बात नहीं, हम नीचे गिरे हुए शत्रु को। लेकिन वो नहीं जानते ना शत्रु अलग क्लाइमेट से आया था। ज्योग्राफी उस समय पढ़ा नहीं रहा था मैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो गया, बोला अच्छा, क्योंकि ये तो धार्मिक राजा है, ये तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं कि शत्रु का नीचे गिर गया है तो उसको नहीं हाथ लगाना है। और स्त्री और बच्चों को कभी युद्ध में कभी नहीं शामिल किया जाता था, या किसी को घायल को नहीं शामिल किया जाता था। उसके ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका क्लाइमेटिक रीजन ही ऐसा है। आबादी बहुत कम है, इसलिए एक से ज्यादा शादियां लोग करते थे। तो यहां पर वो नियम क्या हो, वर्जनाएं टूट जाती हैं। यहां मैं किसी रिलीजन से नहीं जोड़ूंगा, यहां मैं क्लाइमेट से जोड़ूंगा। आप अपने दिमाग को ओपन करो, वो क्लाइमेटिक मजबूरियां रही हैं। तो फिर उसने क्या किया? आक्रमण किया। वो रात में भी आके लड़ाई लड़ लेते, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? तुम्हारा शंख बज गया, तुम चुपचाप बैठो। हमारा नहीं बजा भाई, हम नहीं शंख बजाते, हम डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, हम चुप के मारेंगे तुम्हें। बोला तुमने माफी मांग ली, तुमने हमें माफ किया, तुम्हारी बेवकूफी है, हम नहीं माफ करने वाले। ठीक है, तुम औरतों बच्चों को हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? इस तरह की लड़ाई में
वो जीतते चले गए। तो अब तुम्हें पूरा मैम पढ़ाएंगे, उससे पहले मैंने सारा रहस्य उद्घाटन कर दिया कि अगर वो जीते तो उसके पीछे ये कारण था कि उन्होंने किसी नीति का पालन नहीं किया, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक मजबूरियां थी, वो उसी क्षेत्र से आए थे। तुम यहाँ हाथी माथी लगवा रहे, ऊपर बैठो, चलो हाथी पे चले। अब हाथी कह रहा भाई साहब धीरे धीरे चलेंगे, और वो घोड़े से टक 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 इधर, तुम अपना पीछे से तोप बोले क्या भाई ले बड़ी बड़ी तोपे, कभी कभी यूज होती थी, कभी वो डराने वाले, ये घोड़ों पे ही तोप बांध के लेके चले गए, कैनन्स को बांध लिया, बारूद लेकर आए मध्य एशिया से, उधर ही रूट से, सिल्क रूट से जाता था, चाइना से बारूद निकला, सीख लिया उन्होंने, तो उसे बांट के, जब तक तुम इधर हाथी वाथी चढ़ा धाए से मार के निकल गए, खत्म। और इन्होंने कहा वॉर स्ट्रेट, बाबर का पढ़ना वॉर स्ट्रेटजी, बोले यार सेना कम है इनकी, इतनी बड़ी सेना हो, बोले वो देखो हाथी बैठा है, हाँ बस इसी को मार दो खत्म। बोले कितना आसान युद्ध है, बोले हाँ ये तो सोच ही नहीं रहे थे, जाके उसी को मार दिया, बोले 4 आदमी घेर के, बोले उसी को मार दिया, राजा मर गया, हाथी खुद ही पीछे लौट लिया, अपनी सेना को मार के था चला गया। हाथी को क्या समझ में आ रहा है कौन इधर का कौन उधर का, बोले हम चले, हमारे ऊपर वाला निकल गया, हम भी निकलते हैं, ठीक है, कम से कम ये दिक्कत। तो वहां पे माहौल गर्म हो गया, तो क्या हुआ, इतिहास उठा के देखोगे तो तुम्हें कई बार नहीं लगेगा छोटी छोटी सेना लेके, अंग्रेज भी ऐसे ही थे, जब औरंगजेब ने उनको मार के किनारे किया, जाके छुप गए, उसी समय खत्म हो गए होते। तो औरंगजेब को भी थोड़ा यहां रहते रहते इस मिट्टी के साथ, क्या क्लाइमेट ने उसको भी चेंज कर दिया, बोला ठीक है छोड़ो नहीं मारेंगे, गोरे गोरे हैं, ठीक है तो इनको नहीं मारेंगे, मुलायम मुलायम से बच्चे बच्चे से लग रहे हैं। अब वो थे धूर्त, वो एक ऐसी क्लाइमेटिक सिचुएशन से आया था जहां जाड़े में खाने को कुछ नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है शुरुआत से ऐसे ही बड़े अमीर थे, अरे कबीले टाइप के थे, कपड़े नहीं थे इनके पास ढंग से पहनने के लिए, ये इनकी हालत थी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक सिचुएशन से। 3-4 महीने इनके पास खाने वाने को नहीं होते थे, जमीनें बर्फ से ढकी होती थी इनकी। तो ये उस स्थिति से आए थे। ये तो भारत के बारे में सुनते थे ना कि रोमन साम्राज्य से सुनते चला कि सारा सोना चांदी इधर ही बहता है, और भाई हमारे पास बहता नहीं था, हम इतना व्यापार किया करते थे, टैलेंटेड लोग थे हम लोग, तो सब आ गया इधर, तो वो वही खोजते खोजते चले आए थे, उनके कुछ नहीं था, वो बुरी हालत में थे, वो आज हमारा ही पैसा ले जाके उन्होंने सब कुछ बिल्डअप किया है और हमें को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये अलग फ्रेंचाइजी उन्होंने खोल रखी है। तो अब समझ में आया क्या होता है, तो देश हो गया जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा, काल समय, समय सही और गलत तय करता है, जो आज सही हो सकता है वो कल गलत हो, जो कल गलत था वो हो सकता है आज सही हो। जैसे अब एलजीबीटी राइट्स को ले लो, ठीक है, सामानों के इसमें ट्रिपल तलाक पे सरकार ने क्या स्टेप बैक कर लिया, लेकिन आज हम वो लेकर आ रहे हैं। तो हर चीज क्या होती है समय के हिसाब से डिफाइन होती है, समय तय करता है क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो याद रखना कि उसका जजमेंटल हमेशा एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। जैसे एक समय ने तय किया कि भारत की संस्कृति नीचे चली जाएगी, वेस्टर्न ऊपर चली जाएगी। आजादी के बाद तमाम ऐसे भारतीय थे जो इस बात को लंबे समय तक कैरी करते रहे, इंग्लिश बोलना प्रगतिशीलता का निशानी है, और उसी तरह से ऐंठ के चलना वो भी प्रगतिशीलता के निशानी, वेस्टर्न हमेशा टॉप पे, वो जो करेगा उनका ज्ञान विज्ञान साहित्य सब कुछ हमने सर पे रखा। हमें मेघदूतम नहीं पता है, लेकिन एक एक बच्चे को जूलियस सीजर पता है, मोहल्ले मोहल्ले में बना घूम रहा है वो, ठीक है, उसको वही बनना है, लेकिन उसको मेघदूतम के बारे में नहीं पता। किसी लोग ने 1-2 लोगों से बात की, बोले ये कौन है, मैंने कहा है एक, इनके भी 8-9 पैक हैं, ठीक है, तो ये हालत। हाँ, रोमियो जूलियट बचपन से मन है, ठीक है, क्या करे उसका, तो ये चीज हमारी चल रही, तो इसका मतलब क्या है। लेकिन अब फिर से चक्र बदल रहा है, आज फिर से देखो तो हमें अपनी संस्कृतियों को लेकर एक बहुत अवेयरनेस आ रही है, तो ये वो हमारा समय, इसीलिए इसको क्या किया गया, भारत का समय बोला। अमृत काल का जो नारा है, भारत का समय, इंडियाज टाइम, तो वो हमारा समय आ रहा है। तो किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए आचार्य ने क्या बताया, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, देश और काल, ये सीख लेना, इसी चाबी में तुम डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो गलत सही के चक्कर में पूरा देश लड़ रहा है। एनसीईआरटी में से किसका चैप्टर निकाले, तो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इसका चैप्टर निकालेंगे, वो कहे इसका, बच्चे सोच रहे निकालो निकालो, तुम लोग निकालो, हम कह रहे 2-4 ही चैप्टर छोड़ो, कम से कम कम पढ़ के एग्जाम देना पड़े। तो बच्चे इसमें खुश हैं, बोले तुम अपना वाला निकाल लो, हम अपना वाला निकाल लेते हैं। बोले भैया निकाल लो, खाली कवर पेज छोड़ दो। 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की, टीचर भी सोचेगा 6th क्लास की एनसीईआरटी का नाम बताए, और आप भी आंसर लिखे यस 100 आउट ऑफ 100। डी वाले अलग सर कुछ आ रहे यार, सबके 100% कट ऑफ कैसे निकालें, फिर वो भी खेलेंगे, आज लूडो खेलेंगे, जिसका 6 आएगा उसका एडमिशन है। हाँ, संडे स्टीफन चाहिए 3 बार 6, अच्छा एसआरसीसी चाहिए 2 बार 6, ठीक है, सबके 100% क्या है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। लेकिन तुम एक स्टूडेंट की तरह देश और काल, ये 2 चीजें समझना कि इन 2 चीजों में ही सब कुछ डिफाइन होता है, और हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमारा कौन डिफाइन करेगा, क्लाइमेट। देश ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, ठीक है, वो क्लाइमेटिक रीजन है। और वही इसीलिए क्या होगा, आगे चलकर कुछ ऐसी बातें आएंगी तो तुम्हें अपनी अपनी रिलीजियस, अपनी आस्था को लेकर एक तनाव पैदा होगा,
तो उस तनाव को ले जाकर देश को दे दो कि हम ये ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमारा क्लाइमेट हमसे ऐसा कह रहा है, तो गलत सही के चक्कर में नहीं पड़ोगे, बच जाओगे। चले, तो परिवर्तनशील ये विश्व जो है वो बड़ा ही खतरनाक, बस अब इसको लास्ट में आज करके गजोदर की बात को यहां खत्म करेंगे। दो शब्द है, परिवर्तनशील यानी चेंजेबल, और दूसरा रणनीति, स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें समझाया कि अगर विदेश नीति आदर्श है, फिलॉसफी है, एक हमारा एक स्टैंडर्ड है, तो रणनीति बताता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे जीना है। तो ये किताब बेसिकली स्ट्रैटेजी के बारे में, ये वो पुरानी बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी, वो जो है वो कबूतर उड़ाने वाली नीति, गुलाब देने वाली नीति, ठीक है, सफेद सफेद बातें करने वाली नीति या झंडा दिखाने वाली नीति, ये वो नीति नहीं है। ठीक है, कि वो पड़ोसी हमारा ये नहीं, हम पहले हैं। अरे पड़ोसी तो बाद में रहेगा, ठीक है, पड़ोसी बाद में रहेगा, पहले हमारा रहना जरूरी ना। तो ये एक्चुअली एक ऐसी पॉलिसी कहता है कि जहां इंडिया फर्स्ट, तो इसीलिए इंडिया वे कहा गया है कि मैं पहले चल लूं, मैं बड़ा हूं। तो यानी मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को कहां लेकर आऊंगा, साउथ एशिया में लेकर आऊंगा। और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस बात को कहा है, प्रैक्टिकल कहा है। जैसे आचार्य बहुत प्रैक्टिकल थे, उसी तरह आज एस जयशंकर सबसे बेहतरीन व्यक्ति है इस बात को सीखने के लिए। क्लियर? तो बुक प्लान क्या है ये भी जान लो। तो इन्होंने कैसे इस चीज को बताया, पहली क्लास उन्होंने शुरू की, पहला चैप्टर उन्होंने बड़ा प्यारा शुरू किया, द डेंजर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंप्लेंसेंसी। ठीक है, यानी जब इस बात को बहुत आराम से समझाऊंगा तुम्हें, सिर्फ समझ लो इसको, ये आगे मैं लिखाऊंगा इसको, कि जब कोई राष्ट्र डायलेमा में होता है, ठीक है, ये मतलब क्या होता है, जब वो स्ट्रैटेजिक रणनीतिक रूप से या तो संतोष धारण कर लेता है और या तो वो डायलेमा में होता है, क्या करें, मतलब ये होता है बैठे बैठे रहे। तो क्या होता है, हम कई बार होता है अरे भारत महान भूमि है, कभी आक्रमण किया नहीं। तो कई बार इस तरह से भी हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, हम मानवतावादी हैं, हमने देखो इतिहास उठा के देख लो, हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, तो हम इसी बैठे आराम से बैठे हैं कि कोई ना कोई हमारे पास आएगा। हमारे पास कम हुआ, बीच में एक दौर आया 1991 से पहले, तो यूएसएसआर हमारे सब कुछ हो गए थे। बोले अमेरिका युद्ध करेगा तो वो अपना जहाज भेज देगा, खाना पीना वहीं से आएगा। हमने इंपोर्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड डेवलप कर लिया इकोनॉमी में। बोले कौन देगा, यूएसएसआर देगा। सब कुछ कौन देगा, तेल कौन देगा, हमारे 20 साल का डिफेंस टाई हो गया, रशिया हमें देगा। यूएसएसआर था, रशिया नहीं था उस समय, 1991 से पहले। ठीक है, तो बोले वही हमें सबको दे देगा, हमारा कोई कुछ नहीं करना है। तो हम भी मौज मौज में आ गए थे, हमने भी लाल फीता शाही बनाई, सबका मजा मजा चल रहा था। 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर के यहां टूट गया, वो अमेरिका ने उड़ा दिया उसको। तो भैया अब जब वो टूटा है तो कोई राष्ट्र सबसे पहले अपना हित देखता है ना। तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे, कि जब कोई घटता था, जैसे नहीं होता है कोई पड़ोसन आके चीनी दे दीजिए, तो दरिया दिल आप हैं, एक दिन चीनी दे दिया। फिर जब आपके घर में ज्यादा है, मान लीजिए राशन की दुकान आपकी है, तो कोई ना कोई आपके घर पहुंचे रहेगा, आज थोड़ा सा एक कटोरी तेल दे दीजिए, ठीक है, आज घी दे दीजिए, अचार दे दीजिए, थोड़ा सा चावल दे दीजिए। तो आप देते रहते थे। लेकिन जिस दिन आपके घर में प्रॉब्लम आ गई तो छापा पड़ गया कि राशन की दुकान का सारा सामान आप अपने घर में रखे हुए हैं, तो उस दिन आप भगे हमारे घर में छापा पड़ा, खाने को नहीं बच रहा, तुम्हें तो वही हमारी हालत हो गई। तो कहते हैं कि कभी भी किसी राष्ट्र को ना इस तरह से बैठना नहीं चाहिए। इसीलिए द इंडिया वे में वो भारत को एक गतिशील अवधारणा के रूप में दिखाते हैं कि ये क्या है, ये चेंजेबल वर्ड है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। 21 मार्च 2020 से पहले की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। क्या था 21 मार्च, लॉकडाउन लगा था। या अगर हम बात करें कि 2020 से पहले की दुनिया, कोविड से पहले की दुनिया, इन 2.5 सालों में दुनिया ने इतना बड़े परिवर्तन लिया, इतना बड़ा चेंज लिया है जो शायद अभी पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। इतना बड़ा चेंज आया। जो अमेरिका कहता था उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सिस्टम है, लाशें रखने की जगह नहीं थी उसके पास। जो दुनिया को मानवता सिखाता था वेस्टर्न, उसको वैक्सीन देने के पैसे नहीं थे। जो हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए ना उन्होंने, वैसे नहीं छुए थे। ठीक है, मीडिया इसमें भी हल्ला मचा रहा है कि देखो पैर छुआ रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज ने उस देश को वैक्सीन देने से मना कर दिया था, तो इंडिया था जिसने वैक्सीन भेजा था, उसके लोगों की जान बचाई थी, उसकी सत्ता बचाई थी। तो आज वो ऋण अपना अदा कर रहा है, ये बहुत कम लोगों को नहीं पता। तो वो जो चेहरा था मानवतावादी का, वो टोकन हमें दिया करते थे। उनको पता है तुम्हें, भारत को ऐसी श्रेणी में रखा जाता है, एड दिया था, AID। भारत एड लेता था दवाई के नाम पे, पोलियो वैक्सीन के नाम पे, खाने के नाम पे, ये इनके एड आते थे। ठीक है, तो ये भारत अपनी चीजों का
सही उसके बाद दवाई, मोर्टेलिटी के नाम पे, शिशु मृत्यु के नाम पे, इनकी तरफ से एड आता था। आज भारत दे रहा है। तुर्की की ऐसी तैसी हो गई, भारत पहुंचा। पूरी दुनिया को वैक्सीन किसने दिया? भारत। तो ये जो 2.5 साल रहे ना, इसी को जयशंकर ने कहा, सबसे लास्ट चैप्टर इनका, ये दुनिया ना एकदम 360 डिग्री घूम गई। अमेरिका अपनी औकात पर आ गया, ठीक है, गायब ही हो गया लगभग। अब भागता भागता क्या हुआ, लास्ट में अफगानिस्तान से भागा। जैसे मौका मिला भगा वहां से, और जिस तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में गया था, तालिबान से लड़ने गया था ना, अलकायदा से, तालिबान से, सत्ता किसको दी है? सोचो, जिस रशिया से हम इतने सालों तक डरते थे, हर बात के लिए गोला बारूद ईट पटाखा सब मांगते थे, वो यूक्रेन थक गए। अब कोई कहता है यार जान दो यार, हमारे गुलेल गुलेल मारते ना तो भी हम जीत जाते, हमारे इतने लोग हैं। हमने भी जब वॉर शुरू हुई, हमने कहा हफ्ते डेढ़ हफ्ते खत्म, रशिया के लिए इतने बात होती थी स्टार्ट संधि की। देख लो वर्ड ये लिखा स्टार्ट, ये यूपीएससी में 2 बार आया, START। जो मैं कहानियां बताता हूं उसको सुनो, मेरा डिस्कशन मैम से भी ज्यादा थोड़ा खतरनाक है। बस वर्ड पकड़ते रहो, ये आगे चलकर कहानियों में आएंगे। फिर वही बाद में जामुन कौन थे सर? वही क्या दुशासन को मारे थे, ये मत करना वहां पे प्लीज, फिर मेरी रामायण जो आदि पुरुष वाली हो जाएगी। ठीक है, तो हम भी वही सब उल्ट पटाख बोलेंगे, जली तेरे बाप की, फलाने इसकी आ की, तो दिक्कत है। खैर मैंने पिक्चर नहीं देखा, सिर्फ मीम्स में मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? स्टार्ट, START। जानते हो क्यों था? क्योंकि इन दोनों के पास एक न्यूक्लियर होल्ड, कौन ज्यादा बम बनाएगा, न्यूक्लियर बम। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका और रशिया में संधि हुई कि भाई अब नहीं बम बनाने, और इनके पास इतने बम है कि धरती को माना जा रहा है 26 बार खत्म किया जा सकता है, 26 टाइम्स, कि धरती माता खुद उठ के कहें बस अब हो गया, जा रहे हैं, ठीक है, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा। तो अब इतना था। तो अब सोचो स्टार्ट है। अब हम भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, रशिया को ये है, वो न्यूक्लियर सबमरीन है। यूक्रेन को ढूंढो तो इधर छोटा दिखता है, ठीक है। और हमने कहा कितना टाइम लगेगा, ये गए, ये आए, ऐसे तो हुआ, लेकिन ये गए, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। तो अब पूरी दुनिया को दिख गया कि मां पुतिन की ये फोटो, वो फोटो, कभी राइफल लिए कंधे पे, फ्लैम्बॉयंट, जेम्स बॉन्ड, ये वो दुनिया भर के नाम थे इनके। खुद ही इनका खानसामा एक दिन खड़ा होकर कह रहा हम टैंक लेके आ रहे, तुम नहीं जा पा रहे हो, हमें दो यार। तो उसका ये रसोईया तो था जिसने अभी विद्रोह किया, तो बोला तुमसे नहीं हो पा रहा, हमसे करने दो। अब तुम्हें भी नहीं समझ आ रहा यूक्रेन में ऐसा हो क्या रहा है, सारे बम कहां गए, बारूद कहां गए, कौन किसके लिए लड़ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। हमें तो कई बार लगता है जैसे कि युद्ध खेल के क्या बेरोजगार जो थे रशिया में, बोले चलो तुम दोनों तरफ से लड़ो, ठीक है, अपने आदमी भेज के चलो, कम से कम गेम खेलते। पता नहीं हो क्या रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ये लगा कि सीरिया की तरह अमेरिका अपने बम भेजेगा। सीरिया की लड़ाई कैसे हुई थी? सारा गेम वेस्टर्न का था, नाटो का था। हमें लगा भी नाटो वाटो को भेजेंगे, यूक्रेन को ढेर सारे बम देंगे, लड़ाई इंटेंसिफाइड होगी, एक आध बड़ा बम गिरेगा, खेल खत्म, पैसा आ जाए। वो नाटो पता ही नहीं कहां गायब हो, उसका नाम ही गायब कर दिए, इरेज कर दिए। यूक्रेन को पहले थोड़ा बहुत पैसा दिया, बोले जाओ लड़ो, जेलेंस्की बोला अच्छा कॉमेडी करते हम, चलो, और वो जाके लड़ना लगा। अब वो पीछे जाके देख रहा है, अरे अमेरिका, जाके रशिया को धमकी दे, मेरे पीछे अमेरिका है, जर्मनी, ये वो दुनिया भर का। अब बोला तो रशिया पूछा कहां है वो गायब, कोई है ही नहीं उसके पीछे। बाइडेन कर बूढ़ा हो गया, वो इतनी देर नहीं खड़ा रह जाता, वो अलग भाग गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता चला जो है वो जो यूरोप था वो ब्रिटेन अलग हो गया। अब जर्मनी इकलौता ताकत बची, उसको ताकत बनाई, उसको एनर्जी चाहिए, सब दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी यही खाते हैं। तो पीछे जाके इधर तुमसे बोला कि ये तलवार मेरे हाथ में, देखो लड़ेंगे, उधर जो है तेल का कनस्तर लिए रशिया बोला भैया 5 लीटर भर देना, 5 लीटर भर देना, ठीक है, जैसे हम नहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं, भैया फुल कर देना, ठीक है। तो इसीलिए जयशंकर ने कहा कि जितना तेल हम टोटल रशिया से खरीद रहे उतना आप 1 दोपहर में खरीद लेते हैं। ये उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट रहा। तो एक तरफ से जेलेंस्की बोला लड़ो लड़ो, देर देखो हाथ में तलवार है, जैसे मांगो तो हाथ में दे देंगे, और दूसरी तरफ रशिया से करे भैया टंकी फुल कर दो जरा, तो उसे रशिया से ही वो किया। तो जेलेंस्की खुद नहीं उसको समझ में आ रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है ये सब। तो यूरोप में वाकई में तुम्हें नहीं लग रहा हो क्या रहा है ये यूक्रेन कितना भयानक देश है, कितने बॉम्ब है, उसके बाद रशिया इतना बड़ी बड़ी बातें, हम कितने सालों तक उसके भरोसे
यूएसएसआर नाम जप रहे थे, कुछ नहीं है, नथिंग। तो पूरी दुनिया को समझ में आया कि अगर क्विक एक्शन कोई ले रहा है तो वो कौन ले रहा है? इंडिया। तो ये हमारा समय है, तो ये उसके बारे में बात करें, लेकिन हमें अपने डायलेमा से निकलना पड़ेगा। भारत में ही भारत के विरोध में बहुत से लोग हैं जो हर बात पे, तो तुमने कहा हमने कलेजा निकाल के दे दिया, बोले निकाल के तो दिया, ठीक से नहीं दिया, ठीक है। तो बस वो हमारे यहां ऐसे लोग हैं, रुदाली रुदन उनका चलता रहता है। तो वो ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री को जो स्टैग्नेशन, स्ट्रैटेजिक स्टैग्नेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। एक्शन लेना है तो ले लो, दुनिया वही कहेगी जो तुम सुनना चाहते हो। 370 ठीक है, हटाया हमने ऐसा भी नहीं किया पाकिस्तान का कोई दो चार अंदर ले लिया हो खेत वेत, लेकिन सबसे ज्यादा जली किसकी, कहां कहां गया? सबसे पहले भाग कर गया, कहां गया? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ननिहाल है हमारा दोनों का, उसका हमारा उसका दोनों का। हाँ, ननिहाल नहीं है? हाँ, परम पूज्य नाना जी वहीं तो थे जब पटेल जी ने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, लाहौर से 13 किलोमीटर दूर है, अभी लाहौर में जाके बैठ जाते हैं, पीओके ले लेंगे। 13 किलोमीटर दूर थे लाहौर से। लाहौर क्या थी उस समय? सेंट्रल था वहां, जैसे मुंबई है वैसे लाहौर था। बोले भारतीय सेना को मार्च करना, आधे दिन में लाहौर में बैठ जाएंगे। तो उनसे कहेंगे हमारा पीओके छोड़ दो, तो लाहौर छोड़ देते हैं। बात बिल्कुल सही थी भाई, दुश्मन सठे साठे समाचरित, यही आचार्य ने सिखाया, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। नाना जी चले गए वहां ननिहाल, यूनाइटेड नेशन में उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, और दोनों की ननिहाल वही थी, यूनाइटेड नेशन। तो फिर वो कहां भागा? ननिहाल। सबसे पहले 370 हटने के बाद वो कहां गया था? ननिहाल। देखना उठा के जाके रोया, भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। भारत ने जाओ नानी घर नहीं जाएंगे आज से, ननिहाल ही भारत ने चेंज कर दिया। यूनाइटेड नेशंस को जाके बोल दिया ये संस्था 75 साल पुरानी हो गई है, नाना सठिया गए, ठीक है, हाँ किसी काम के नहीं रहे। सीरियसली बोला कि जो संस्था 75 सालों में सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज नहीं कर सकती, जब ये बना था तो हमने कहा था, हमसे वादा किया गया था कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी। 75 साल हो गए, नानी तुम बुढ़ाए गई हो, नाना तुम बुढ़ाए गए हो, और हमें जो है कुछ नहीं मिला। तो भारत ने क्या कहा? बोला अच्छा तुम वहां जाके गा रहे हो, ननिहाल में जाके गा रहे, बोले जाओ डिस्कार्ड करते। नाना सेठी आ गए। अब नाना को चक्कर आ गया कि हर बात पे दोनों हमारे पास पहुंचते थे झगड़ा करने के लिए, अब आ ही नहीं रहा भारत से। तो ये भारत में होने वाला बदलाव था, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बाद में कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी हमारा इंटरनल मैटर है, हमने तुम्हारा जब हम लेंगे तब जाना तुम। बोले क्या बात, क्या कह रहे हो तुम, क्या कहना चाह रहे हो? बोले हाँ जब हम तुम्हारा वाला हिस्सा ले लेंगे तब जाके चिल्लाना तुम, जो हमारा तुम्हारे पास है। बोले नहीं 370 बात करो। बोले 370 बात क्या स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह का? तो 370 पे क्या बात करना, पीओके बात करो ना। भारत ने कहा 370 पे बात ही नहीं करनी, वो तो हमारा अभिन्न अंग है, हम उस वाले पे बात कर रहे हैं। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आजादी के 75 साल बाद जब देखो तब वो हर मंच पे जाके कश्मीर 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 कश्मीर, और भारत वाले सुनने से मना कर चुके हैं। बोले कौन सा कश्मीर? बोले जो आपके, नहीं वो वाला जो तुम्हारे पास है, पीओके में भी तो है। बोले इस पे बात करो। अब उनको घबराहट होने लगी, बोले यार ये अपनी साइड से निकल के हमारी साइड देखने लगे। तो जब कोई राष्ट्र अपनी नीतियों पे बिल्कुल एडमेंट हो जाता है तो क्या होता है? आप जैसे आज शाह फैसल साहब जो आईएएस टॉपर थे, उनका स्टेटमेंट आया, बीच में वो भी तलवार वलवार निकाल के इधर उधर निकले कई बार। अब वो क्या हुआ सरकार के साथ, तो पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही 370 पे, अगर आप पढ़ोगे आज की खबर आई है तो। लेकिन अब वहां पे क्या हो रहा है, जो विरोधी गुट थे वो भी कह रहे 370 पे बात करना बेवकूफी है, इससे भला ही हुआ है। तो देखो क्या क्या सीखा आपने, उस समय कितना हल्ला दंगा हुआ, कितनी बातें हुई, 370। अब कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। खुद शाह फैसल का स्टेटमेंट आया है कि मैंने पिटीशन तो डाल दिया लेकिन अब 370 पे बात, कश्मीरी इसके साथ बहुत कंफर्टेबल और उनकी उन्नति हो रही, उनको समझ में आ रहा है। तो आज क्या हुआ, ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि जब आप अपनी नीतियों को लेकर अडिग होते हैं, जब आप राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं, जब आप नेशनलिज्म पे बात करते हैं, तो दुनिया आपकी सुनती है। बस आपको एडमेंट रहने की जरूरत है, आपको ताकत दिखाने की। आज प्रधानमंत्री ने क्या बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आध्यात्मिकता, अर्थशास्त्र, और तीसरी बात क्या कही है, नहीं पढ़ा, यानी स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं और रहेंगे। अब दोनों कितनी खूबसूरत बात कही। वेस्टर्न कहता है साइंस इज अवर पावर, टेक्नोलॉजी इज अवर पावर। बोले हाँ तुम्हारी पावर है, 2 लाख लोगों को जापानियों को लील गया तुमसे हिरोशिमा नागासाकी में, इतना टेम्परेचर था कि अस्थियां भी नहीं मिली, ठीक है, और अभी जो बचे हैं वो बेचारे झिल रहे।
वियतनामियों से पूछो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होती है। ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज देख लेना, वियतनाम में एग्जाम में 2 बार आया है, एजेंट ऑरेंज। एक ऐसा केमिकल डाल दिया जो पानी में जाके डिसॉल्व हो गया, एजेंट ऑरेंज। जब वियतनाम युद्ध में अमेरिकन जीत नहीं पा रहे थे तो इन्होंने एक ऐसे केमिकल को डाल दिया जो कैंसरोजेनिक था, जो म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन कर देता था। वहां की पूरी पीढ़ियां खराब हो गई, किसी की आंखें बाहर, बच्चे विकृत, मानसिक रूप से विकलांग, किसी का शरीर नहीं, ऐसी हालत कर दी। पूरे पानी में जाकर वो जहर मिल गया। तो ये साइंस एंड भारत ने क्या बोला, कितना बढ़िया बात कही है, आध्यात्म, अर्थव्यवस्था और विज्ञान, ये भारत की ताकत है। अब इन्होंने आध्यात्म को ऊपर क्यों रखा, स्पिरिचुअलिटी को क्यों ऊपर रखा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री वही कह रहा है जो भारत कहना चाहता है। क्यों? हम सबसे कहते हैं विज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वैक्सीन हमने बनाई, तो वैक्सीन तो अमेरिका के पास भी थी, रशिया के पास भी थी, लेकिन दी किसी को नहीं ना, दी किसी को नहीं, देता कौन है? जो आध्यात्म क्या होता है? स्व की अनुभूति, स्व की अनुभूति। मानव होने का ज्ञान तुम्हें कभी होगा तब जब तुम आध्यात्मिक होगे। जब तुम आध्यात्मिक होगे तभी तुम्हारे अंदर दया, करुणा, प्रेम ये पैदा होगा। तो जब दया अध्यात्म हो जाता है, किसी मान लो जानवर को चोट लग जाती है, कुछ लोग देख के निकल जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, उसकी मदद करने को आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा है, हम रुकते हैं, लड़ते हैं उसके लिए। ये तब होता है जब आप उस जगह ठहरे हो, आध्यात्मिक हो। तो प्रधानमंत्री ने कितनी गहरी बात कही है कि आध्यात्म तब अर्थव्यवस्था तब विज्ञान। क्यों? अर्थव्यवस्था तो उनके पास भी है ना, टॉप मोस्ट जीडीपी दे हैव, बट उन्होंने कौन सी इकोनॉमी बनाई है? कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी। बोले सब कुछ खा जाओ, पेड़ पौधे जानवर जो मिले सब खा जाओ। तो भारत ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था जब हम यूज करेंगे तो हम आध्यात्मिक होकर यूज करेंगे, हम उपभोग के लिए नहीं है, हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और विज्ञान का प्रयोग किसमें? मानव के कल्याण में, मानव के कल्याण में। तो देखो कितनी बेहतरीन बात कही गई है आज के न्यूज़पेपर में। तो यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, तो इसी ताकत को हमें इस्तेमाल करना है। तो इनके चैप्टर्स बड़े जबरदस्त हैं, ठीक है। इन्होंने यूएस को लिया है, चाइना को लिया है, कृष्णा's चॉइस, यानी कि इन्होंने भगवत गीता के आधार पर बताया है कि कोई भी राष्ट्र जब उदय करता है, क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण जो है अगर देखा जाए तो यहां से धार्मिक बात नहीं है, कृष्ण अपने समय के सबसे बड़े डिप्लोमैट माने जाते हैं। कहा जाता है कि सभी लीलाओं के राजा हैं वो, ठीक है, जितनी भी लीलाएं हैं वो कृष्ण को आती हैं, चाहे वो प्रेम हो, रणनीति हो, युद्ध हो। जब अर्जुन ने अपने लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर दिया तो बोला कि वो सिर्फ शरीर है, शत्रु को मारना ही पड़ेगा, तुम्हारा युद्ध करना क्षत्रिय का क्या है? धर्म है। तो उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा कि मारना पड़ेगा। अंतिम समय में जब भीष्म पितामह अर्जुन पे बाण चढ़ाने लगे तो जब अर्जुन के बाण जो है वो जाते थे भीष्म पितामह के चरणों पे जाके गिर जाते थे, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी हथियार नहीं उठाएंगे युद्ध में, क्योंकि कृष्ण के हथियार उठाने का मतलब था युद्ध खत्म। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि वासुदेव मैं मरूंगा तो आपके हाथ से ही, ठीक है, और अगर आपके हाथ से मृत्यु मिल गई तो मैं तो तीनों लोग मेरे। तो जब अर्जुन पे वो गुस्सा आ गया बहुत तेज, कृष्ण बोले तुमने मजाक बना रखा, तब से बाण चला रहे हो, जाके पैर पे इतना समझाया, तुम्हें पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया, लड़ाई नहीं जा रहा तुमसे। तो बोले मैं कैसे, जब वो देखे कि मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु, तो बोले मेरे गुरु नाराज हो रहे हैं, तो बोले अब तो लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना सुदर्शन उठा लिया, बोला अब मैं तो, भीष्म तो यही चाहते थे कि किसी हिसाब से अर्जुन के हाथों से मृत्यु आने की बजाय कृष्ण के हाथों मृत्यु मिल जाए। तो अर्जुन ने फिर क्षमा मांगी, बोले हाँ मैं युद्ध के नियम भूल गया था। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने युद्ध भी कराया, जिन्होंने प्रेम भी किया, संसार को प्रेम करना भी सिखाया, हर चीज उन्होंने किया। तो वो सबसे बड़े डिप्लोमैट माने गए, सबसे बड़े डिप्लोमैट। युद्ध करा के भी युद्ध नहीं लड़ा। देखो मजेदार बात है, कितने लोग मारे गए, पांडव के पूरे कौरवों का सारा खेल खत्म हो गया, सबसे बड़े डिप्लोमैट थे, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा, खुद से सारथी बन गए। तो ये उन्होंने इस बेस को लिया कि किस तरह से अगर इंडिया एक राइजिंग पावर बनना चाहता है, उभरती हुई शक्ति बनना चाहता है, तो उसको किस तरह के डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा। कहीं पर सांस्कृतिक रूप से जोड़ना पड़ेगा, जापान के साथ जाना पड़ेगा, तो बोलेगा हम दोनों के धर्म, हम दोनों के, बुद्ध किसका, हम दोनों के बीच का बॉन्ड है, तो चलो हम दोनों बॉन्ड बनाते हैं। जापान के पास बॉन्ड तो बना लिया, जापान के पास क्या है? टेक्नोलॉजी, माई बाप और टेक्नोलॉजी का। उससे बड़ी चीज के पास क्या है? फंड। जापान में बैंकों में पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है, इतना फंड है उनके पास। तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे वो सस्ते सस्ता लोन दे दे।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाऊं 25-25 50-50 साल उनको ब्याज मिलता रहे। वहां बैंक में पैसा रखने जाओगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, इतना सरप्लस है। तो वो प्रोजेक्ट ढूंढते हैं। तो अगर तुम प्रोजेक्ट कर लो, जैसे तुम्हें मेट्रो चाहिए, भारत की मेट्रो उन्हीं के पैसे से, फंड से आई। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर तुम्हें चाहिए, बुलेट ट्रेन तुम्हें चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चाहिए ना, तो वो कहां से आएगा? वहीं से आएगा। तो उनसे कैसे जुड़ोगे? कल्चरली जुड़ जाओ, किसी से टेक्नोलॉजी से जुड़ जाओ। तो जहां से भी जो, जैसे पारसी समुदाय भारत में भी है, इजराइल में भी है। इजराइल के पास क्या है? दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। स्टार्टअप कल्चर, आज मंत्री ने बोला ना, पढ़ो, आज मंत्री ने क्या बोला कि भारत सरकार जो है वो स्टार्टअप में एक इनिशिएटिव लेगी लेकिन रेगुलेशन नहीं करेगी। आज का पढ़ो, उसमें हमारे मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है कि भारत स्टार्टअप कल्चर सबसे बड़ा किसके पास है? इजराइल के पास। वहां गवर्नमेंट स्टार्टअप करवाती है, गवर्नमेंट स्टार्टअप पे पैसा डालती है, तभी इजराइल इतने टॉप पे बैठा हुआ है। अमेरिका कभी इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता, तुमने सोचा देखा होगा। अमेरिकन यहूदी नहीं है, तो तुम्हें पता है अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी यहूदियों की। मार्क जुकरबर्ग कौन है? हु इज मार्क जुकरबर्ग ऑफ फेसबुक? बट हु इज मार्क जुकरबर्ग? यहूदी है वो, ज्यू है वो। पढ़ो जाके आज। यही है वर्ड डिप्लोमेसी। ये इतना आसान नहीं दिखता है। और कितना पैसा होगा उसके पास, कितनी इंफॉर्मेशन होगी, कितना डाटा होगा उसके पास। हर चीज जो तुम मेटा पे कर रहे हो वो उसके पास है। जो व्हाट्सएप पे तुम सारे मैसेज भेज, कौन पढ़ रहा है? वही पढ़ रहा है। तुम कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ये लोकेशन किसको पता है? उसको पता है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास बैठी हुई है? उसके पास बैठी। और वो है कौन? समझे? ये चीजें हैं जो इनसाइट्स खोलती हैं। अमेरिका में उनकी डोमिनेंस है, उनकी इकोनॉमी में डोमिनेंस। तो अमेरिका कभी इजराइल के खिलाफ जाएगा? तो एक राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाने के लिए ना ऑक्टोपस की तरह फैलना पड़ता है। ये आदर्शों पे नहीं चलती है, कबूतर उड़ाने से नहीं चलते हैं, तोते उड़ जाते हैं लोगों के। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ता है? बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना पड़ता है। चलो ज्यादा पढ़ा दिए, ठीक है, आज पहले दिन। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन था, धीरे धीरे करके चले सर, हम भी चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, समझ में